हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। और हमारे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है ये। तो इन दिस वीडियो विल कवर द इंटायर एम्ब्रियोलॉजी, जो कि एमबीबीएस के लेवल पे जितनी एम्ब्रियोलॉजी चाहिए होती है हम लोग को, वो हम कंप्लीट करेंगे इन वन गो। एंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एम्ब्रियोलॉजी में जो यूजी के लेवल पे, उसमें प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटल बैरियर्स और डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, गट, किडनी, यूट्रस, ओवरी, टेस्टिस, और इन सब का जो है डेवलपमेंट में कोई एबनॉर्मलिटी हुई जिसकी वजह से कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी आई, तो ये सारी चीज़ें ये है। अगर आप देखेंगे तो जो है प्लेसेंटा हो गया, और हार्ट, गट, किडनी, यूटरस, ओवरी, मेल में टेस्टिस, ये 7 टॉपिक्स हैं। उन सातों टॉपिक्स के डेवलपमेंट और उनकी जो है कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़, ये मेन कवर करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, तो सबसे पहले प्लेसेंटा का डेवलपमेंट देखते हैं। तो जो स्टेज वाइज होता है इसमें, फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कोरियोनिक विलाई, तो देयर इज़ अ लेयर्स ऑफ डेसिडुआ, ट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये लेयर होती है। फिर जो है इसमें से डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट होता है। एंड जो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ये दो में डिवाइड हो जाती है। जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है इट इरोड्स दी डेसिडुआ, ये डेसिडुआ को इरोड्स करता है, जिसकी वजह से ये ट्रेबिकुले और बीच बीच में लैक्यूने ये बन जाते हैं। और जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये इस ट्रेबिकुला में फिर इंटरवीन करता है, अंदर ग्रो करेगा और फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी विलाई होगा। एंड इसके अलावा जो नीचे की बाद में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये भी इनवर्ट ग्रो कर जाएगी और सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड लास्टली जो इधर फीटल साइड की जो फीटल कैपिलरीज हैं, ये भी इनवर्ट ग्रो करेंगी एंड इट विल क्रिएट द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी विलाई। एंड अल्टीमेटली जो फाइनल प्लेसेंटा बनता है ये ऐसा ग्रॉस व्यू का देखेंगे तो डिस्क शेप का रहेगा। एंड उसमें मल्टीपल सेप्टास रहते हैं, उससे डिवाइड रहता है, और सेप्टा डिवाइड करेगा कोटिलिडॉन्स में, और उसमें एंकरिंग विलाई रहेगी। इधर की साइड फीटल कोटिलिडॉन्स होगा, ऊपर की साइड मैटरनल कोटिलिडॉन्स होगा। फिर आते हैं हम एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा में कि क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है प्लेसेंटा में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी सबसे पहले जो शेप ऑफ प्लेसेंटा का देखेंगे, तो जो नॉर्मल डिस्क शेप प्लेसेंटा होता है, जो कि नॉर्मल शेप है, अगर वो चेंज होगा तो इट कैन बी अ बाइट स्क्वाड प्लेसेंटा हो सकता है, जिसमें सेकेंडरी डिस्क होगी। लोब्ड प्लेसेंटा हो सकता है, जिसमें प्लेसेंटा इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लोब्स। एंड डिफ्यूज प्लेसेंटा हो सकता है, तो उसमें कोरियोनिक विलाई विल परसिस्ट ऑल अलोंग दी ब्लास्टोसिस्ट। एंड प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, इसमें स्मॉल पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ द प्लेसेंटा। फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा होगा, जिसमें एक होल रहेगा बीच में, हो सकता है डिस्क शेप प्लेसेंटा रहेगा लेकिन बीच में एक होल रहेगा। सरकमवेलेट प्लेसेंटा में द पेरिफेरल एज ऑफ द प्लेसेंटा इज कवर्ड विथ सर्कुलर फोल्ड ऑफ डेसिडुआ, तो इस पेरिफेरल एज कवर्ड रहेगा इसमें सरकमवेलेट प्लेसेंटा में। फिर देयर आर सम एनॉमलस अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, कि भाई प्लेसेंटा तो सही बना है, अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट गड़बड़ है, तो उसमें कैसे क्या क्या हो सकता है। तो बैटल डोर प्लेसेंटा हो सकता है, जिसमें कॉर्ड इज अटैच टू दी मार्जिन ऑफ दी प्लेसेंटा, के मार्जिन पर अटैच्ड है। एंड फरकेट इंसर्शन हो सकता है कि द ब्लड वेसल्स कैन डिसाइड इवन बिफोर रीचिंग दी प्लेसेंटा। एंड वेलामेंटस इंसर्शन हो सकता है वेयर द ब्लड वेसल्स अटैच टू दी एमनियोनिक ब्रेन एंड देन रेमिफाई। These are the abnormal congenital abnormalities related to placenta। क्या क्या हो गया एक बार रिवाइज करेंगे तो बाइडिस्क्वाड प्लेसेंटा, लोबुलेटेड प्लेसेंटा, डिफ्यूज प्लेसेंटा, सर्कमलेट प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, बैटल डोर प्लेसेंटा, फरकेट इंसर्शन एंड वेलामेंटल इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। देन कमिंग टू द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, तो फीटल रिस्पिरेशन में तो ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को फ्रॉम मदर टू फीटस, और CO2 करेगा फ्रॉम फीटस टू मदर। एंड
फीटल न्यूट्रिशन पे हेल्प करता है। इट इनेबल्स फ्रॉम मदर टू फीटस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड है, और पॉलीपेप्टाइड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है प्लेसेंटा का। यूरिया और अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ये फीटस से एक्सक्रीट होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस हैं। मैटरनल एंटीबॉडी रीचेस टू द फीटस एंड गिव द इम्यूनिटी टू इन्फेक्शन लाइक डिफ्थीरिया एंड मीजल्स। एंड बैरियर फंक्शन होता है दैट इट प्रिवेंट्स रीचिंग टू द फीटस मेनी बैक्टीरियाज, हार्मफुल सब्सटेंसेज, मैटरनल हार्मोन्स एंड एंटीजेंस। सेक्रेटरी फंक्शन भी होता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा सिंथेसाइज दी हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है निकलता है प्लेसेंटा से, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को आफ्टर दी 4 मंथ्स तक कॉर्पस ल्यूटेम देखता है, उसके बाद प्लेसेंटा मेंटेन करता है प्रेगनेंसी। एंड जो ईस्ट्रोजन है ये प्रमोट्स द यूट्राइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराएगा। फिर कमिंग टू द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। अगर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पूछा जाए तो ये क्या होता है, तो इन द प्लेसेंटा मैटरनल एंड फीटल ब्लड दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर एंड दे आर सेपरेटेड बाई ए मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ द लेयर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ जो विल्लाई होता है, जो विल्लस होता है उसके थ्रू सेपरेटेड होते हैं, इसी को प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड अगर देखें इसकी लेयर्स में, तो अगर फीटल साइड से मैटरनल साइड की तरफ जाएंगे तो फीटल साइड में सबसे पहले जो ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज का जो एंडोथीलियम है ये होगा अलॉन्ग विद इट्स बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन मीजोडर्म आएगा जो बीच में मीजोडर्म है दैट सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू, और बाद में जो है सराउंडेड बाय दी साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड इट्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड सबसे आउटर मोस्ट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो फीटल से मैटरनल अगर आएंगे तो एंडोथीलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, मीजोडर्म, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन और साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये 4 सेल ब्रॉड लेयर हो सकती है ना। ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट दी, पूरा मिला के प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको, और प्लेसेंटल बैरियर भी बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज 4 to 14 मीटर स्क्वायर एंड टोटल एब्जॉर्प्टिव एरिया ऑफ एडल्ट गट जो होता है, एडल्ट गट का पूरा एब्जॉर्प्टिव एरिया मिला देंगे तो उतना प्लेसेंटा का भी उतना बराबर आता है, इतना इफ़िशिएंट जो है सरफेस एरिया है। एंड जो थिकनेस अगर देखेंगे तो जो ये बैरियर है ये अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा थिक होता है, तो 0.25 मिलीमीटर रहेगा, और जब लेट प्रेगनेंसी में और थिन आउट हो जाएगा, 1/10 समझ ली हो जाएगा, तो इट विल बी 0.02 mm। एंड जो लेट प्रेगनेंसी में थिनिंग हो रही है, क्यों हो रही है, बिकॉज लेट प्रेगनेंसी में जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये डिसअपियर कर जाता है। तो प्लेसेंटा का लेयर बताए थे उसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट डिसअपियर कर जाएगा, एंड थिनिंग ऑफ फ्रॉम दी मोस्ट ऑफ द विलाई, एंड थिनिंग ऑफ जो बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है वो भी थिन्ड आउट हो जाता है। फंक्शन देखेंगे अगर तो इंटरचेंज ऑफ जो बैरियर के थ्रू इंटरचेंज ऑफ ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिशंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, एंड एफिशिएंसी ऑफ मेम्ब्रेन इंक्रीजेज एंड थिनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, बट एट द एंड इट डिक्रीजेज ड्यू टू फाइब्रिनोड डिपॉजिट। जैसे जैसे थिंड आउट होता रहता है वैसे एफिशिएंसी शुरुआत में इंक्रीज करेगी, लेकिन बाद में फाइब्रिनोड डिपॉजिट हो जाता है तो बाद में प्लेसेंटा मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगती है। देन ये हो गया प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज़ हार्ट, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। तो हार्ट का डेवलपमेंट की जो मेन अगर इवेंट्स हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दी 16 to 18th डे ऑफ द इंट्रायूट्राइन पीरियड ना, 16 से 18 डे पे क्या होता है, कार्डियक प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं, ये अपीयर करती हैं एट द कॉर्डल एपिब्लास्ट लैटरल टू द प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक रहेगा, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक का कॉर्डल एंड है, ये सिफेलिक एंड हो जाएगा, इधर कॉर्डल एंड हो जाएगा। कॉर्डल एंड के लैटरली अगर जाएंगे लैटरल टू द प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है अपीयर्स एट दी कार्डियक प्रोजेनिटर सेल्स। फिर ड्यूरिंग 19 to 20th डे क्या होता है, दीज सेल्स माइग्रेट क्रेनियली माइग्रेट करने लगेंगी, एंड दे माइग्रेट क्रेनियली एंड in an ordinary sequence through the primitive streaks into the splanchnopluric layer। ये आगे जो अगर है ये splanchnopluric layer है, इसमें माइग्रेट करेगी, and hence there forms a horseshoe shaped structure which is called as primary heart field।
along the cranial end of the embryonic disc. Rostral to the buccopharyngeal membrane and neural fold. Neural fold और buccopharyngeal membrane के rostral रहेगा. And a sequence specification of cardiac progenitor cells known as the lateral sequencing, that is atria, left ventricle and part of the right ventricle from the lateral to the medial, is produced from the primary heart field. तो प्राइमरी हार्ट फील्ड बन गया है. उसके बाद सीक्वेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ कार्डियक प्रोजेनिटल सेल्स होता है जिसको लेटरल सीक्वेंसिंग बोलते हैं. अगला स्टेप आएगा लेटरल सीक्वेंसिंग. इसमें एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल और पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द लेटरल टू मीडियल एंड इज प्रोड्यूस्ड. देन ये हमारा काम हो गया 20 डे तक. फिर एट 21st डे क्या होता है? 21st डे 21वें दिन शुभ दिन माना जाता है. और सेकेंडरी हार्ट फील्ड इसमें बन जाएगा. इट अपीयर्स in the spongiopleuric mesoderm ventral to the posterior pharynx, and now there is a change in the laterality sequencing because of the spiraling of pulmonary trunk and aorta. ये स्पाइरल की हो रही होती है. एंड देयर एग्जिस्ट फ्रॉम द चैम्बर ऑफ द हार्ट. और लेटरल सीक्वेंसिंग थोड़ी चेंज होगी इस एरिया में. सेकेंडरी हार्ट फील्ड बन गया है. एंड ड्यूरिंग द 3rd to 4th वीक क्या होता है? हार्ट डेवलप्ड फ्रॉम एंजियोब्लास्टिक टिश्यू दैट अराइजेस फ्रॉम द स्पेंजियोप्लेरिक मेसोडर्म. जो कार्डियोजेनिक एरिया था वहाँ पे एंजियोब्लास्टिक टिश्यू अराइज कर रहा होता है. एंड एंडोथेलियल हार्ट ट्यूब इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेंजियोप्लेरिक मेसोडर्म रिलेटेड टू द पेरिकार्डियल कैविटी. तो ये पेरिकार्डियल कैविटी है. पेरिकार्डियल कैविटी का जो ये सोमेटोप्लोरिक मेसोडर्म है और ये स्पेंजियोप्लेरिक मेसोडर्म है. यहाँ पर जो है एंजियोब्लास्टिक टिश्यू अराइज होगा और यहीं पर जो है हार्ट ट्यूब्स डेवलप होंगी. एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट फोल्ड दीज ट्यूब्स लाइज डोर्सल टू द पेरिकार्डियल कैविटी एंड वेंट्रल टू द फोरगट. तो ये फोरगट है और ये हार्ट ट्यूब बना. हार्ट ट्यूब जो है फोरगट के तो वेंट्रल रहेगी और इसके डोर्सल में रहेगी. एंड बोथ दी ट्यूब्स फ्यूजेस नाउ एंड देन इन्वेजिनेट्स. फ्यूजन हो जाएगा एंड इन्वेजिनेट्स इनटू दी पेरिकार्डियल सैक में इन्वेजिनेट करने लगेगा इसकी तरह डायग्राम में. एंड ऑन इट्स डोर्सल साइड से पेरिकार्डियल कैविटी में इन्वेजिनेट करेगा हार्ट ट्यूब. ये इधर पेरिकार्डियल कैविटी थी, इसमें इन्वेजिनेट कर गया, हार्ट ट्यूब अंदर आ गई. एंड स्पेंजियोप्लेरिक मेसोडर्म लाइनिंग दी डोर्सल साइड ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी proliferates to form myoepithelial mantle which gives rise to the myocardium and epicardium. तो myocardium epicardium स्पेंजियोप्लेरिक मेसोडर्म से बनता है. एंड जो सोमेटोप्लेरिक मेसोडर्म है ये पेरिकार्डियल लेयर बनाती है. देन तो इस तरह हो जाएगा. इन्वेजिनेट कर गया अंदर. इधर स्पेंजियोप्लेरिक मेसोडर्म है, ये बनाएगी मायोकार्डियम एपिकार्डियम. और जो सोमेटोप्लेरिक है ये बनाएगी पेरिकार्डियम. और ये पेरिकार्डियम में विसल पेरिकार्डियम होता है और फिर जो है आउटर मोस्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम रहेगा. बीच में पेरिकार्डियल कैविटी है. फिर सिंगल जो फ्यूज हार्ट ट्यूब है इसमें अब सीरीज ऑफ डायलेटेशंस निकलेंगे टू फॉर्म वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट. तो ये हमारा काम हो गया कब तक? जो है 3rd to 5th वीक तक ना. 21वें दिन तक, ये 3rd वीक तक तो यह हुआ था. 3rd to 5th वीक में ये रहेगा. फिर अब 5th to 8th वीक में, 5th to 8th वीक में क्या आएगा? तो कार्डियक सेप्टेशंस बनेंगे टू फॉर्म डेफिनेटिव हार्ट एंड साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द चैम्बर्स विल टेक प्लेस. तो इस तरह जो है डायलेटेशन और कंस्ट्रक्शंस बना जो हार्ट फ्यूज्ड हार्ट ट्यूब है. और ये इस सेप्टेशन से फिर बाद में डेफिनेटिव हार्ट बनेगा. तो इसमें कैसे कैसे सेप्टेशंस हैं? तो सबसे पहले जो है बल्बस कॉर्डस पार्ट होता है, फिर वेंट्रिकल है, फिर एट्रिया है, फिर बॉडी है. ऑल्सो बॉडी दैट विल हैव अ साइनस वेनोरम. एंड
जो बल्बस कॉर्डिस है इसका भी डिस्टल टू प्रॉक्सिमल देखेंगे। डिस्टल 1/3 पार्ट होता है, इसको ट्रंकस आर्टेरियोसस बोलेंगे इसको, एंड इट विल फॉर्म दी असेंडिंग पार्ट ऑफ एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक का पार्ट बनाएगा। ये जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट को कोनस कॉर्डिस बोलते हैं। ये आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। एंड प्रॉक्सिमल 1/3 पार्ट है, ये जो है वेंट्रिकल में ही बाद में अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये प्रिमिटिव राइट वेंट्रिकल बनाता है जो ट्रेबिकुलर पोर्शन होता है राइट वेंट्रिकल का वो बनाएगा। फिर जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है ये मेनली प्रिमिटिव लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। इसके इन दोनों के बीच में बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस है, बल्बस कॉर्डिस और वेंट्रिकल के बीच में, और आर्टिकल और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकल कैनाल है। जो एट्रियम होता है ये मेनली प्रिमिटिव एट्रियम बनाता है, बोथ साइड राइट एंड लेफ्ट एट्रिया का। और फिर एट्रिया और बॉडी के बीच में साइनस वेनोरम के बीच में साइनो एट्रियल ओरिफिस है। एंड इसके लेफ्ट एंड राइट हॉर्न होते हैं इस बॉडी ऑफ साइनस वेनोरम के। एंड उसमें जो है कि आफ्टर दी एब्जॉर्प्शन स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम ये बॉडी से बनता है साइनस वेनम की। और जो राइट हॉर्न है, राइट हॉर्न का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा राइट एट्रियम में। एंड जो लेफ्ट हॉर्न होता है, लेफ्ट हॉर्न विल फॉर्म दी कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस लेफ्ट हॉर्न बनाए, लेफ्ट हार्ट बनाएगा एंड लेफ्ट एट्रिया। एंड ये हो गया बॉडी। लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोरम, लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोरम से बनेगा कोरोनरी साइनस, ना नाम से ही है साइनस। एंड जो राइट हॉर्न है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसका मेन ट्रंक तो एब्जॉर्ब हो जाएगा राइट एट्रिया में। और इसके बाइफर्केशंस होते हैं, तो उसमें राइट कॉमन कार्डिनल वेन होती है, एंड जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन में डिवाइड होती है। राइट अम्बिलिकल वेन होती है और राइट वाइटलाइन वेन होती है। इसी तरह लेफ्ट साइड भी होती है। ये सब बाद में कोरोनरी साइनस की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। एंड ये जो राइट कॉमन जो राइट साइड की कॉमन कार्डिनल वेन है, इट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना केवा। एंड एंटीरियर कार्डिनल वेन जो है एक अलग से वेन है। पोस्टीरियर जो कार्डिनल वेन है ये पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा बनाती है बाद में। जो राइट अम्बिलिकल वेन है ये फीटल पीरियड में तो रहेगी, एडल्ट पार्ट में इसका एडल्ट लाइफ में कोई काम होता नहीं है, तो आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी इट विल डिसअपियर। एंड पार्ट ऑफ द आईवीसी, ये अगेन राइट वाइटल लाइन जो वेन है ये भी पार्ट ऑफ आईवीसी बनाती है। तो दिस इज द कंप्लीट कार्डियक हार्ट का फॉर्मेशन जो डेवलपमेंट है। फिर अगर देखें हम लोग तो जो क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट, डेवलपमेंट ऑफ राइट एट्रियम के जो डेवलपमेंट है इस पे अलग से क्वेश्चन आता है। डेवलपमेंट ऑफ राइट एट्रियम इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो द मेन राइट एट्रियम इज डिराइव फ्रॉम दी 3 सोर्सेज। 3 सोर्स से निकलता है, बनता है राइट एट्रियम। पहला तो हो जाएगा जो राइट हाफ ऑफ प्रिमिटिव एट्रियम। एंड हम लोग राइट एट्रियम देखते, प्रिमिटिव एट्रियम जो था, प्रिमिटिव एट्रियम का लेफ्ट एंड राइट हाफ रहेगा, तो उसमें जो राइट हाफ है और राइट हाफ ऑफ प्रिमिटिव एट्रियम से बनेगा। इसके अलावा एंड इससे जो पार्ट बन रहा है ये जो रफ ट्रेबिकुलर पोर्शन होता है इसको एट्रियम प्रॉपर भी बोलते हैं, विच विल बी इन द फ्रंट ऑफ सिस्टा टर्मिनलिस एंड इंक्लूडिंग द राइट ऑरिकल। ये सारा पार्ट जो है इससे बनेगा। दूसरा जो मेन सोर्स होता है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस। जो साइनस वेनोसस हम लोग देखे थे, साइनस वेनोसस, इसका जो राइट हॉर्न है इससे भी बन रहा था राइट एट्रियम, और इससे जो है स्मूथ पार्ट बनता है साइनस वेनोरम से। एंड बिहाइंड, और इसमें ये वाला पार्ट बिहाइंड द क्रिस्टल टर्मिनलिस होता है एंड इट डेवलप फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ द राइट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसम एंड इनटू द राइट एट्रियम बाय ग्रेट इनलार्जमेंट ऑफ द साइनो एट्रियल ओरिफिस। इनलार्ज हो जाता है, उसकी वजह से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ये वाला पार्ट। एंड लास्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द राइट हाफ ऑफ द एवी कैनाल। तो ये जो एवी कैनाल थी, एवी कैनाल का जो राइट हाफ है इसके भी जो एब्जॉर्प्शन से बनता है दी मोस्ट वेंट्रल स्मूथ पार्ट जो है ऑफ राइट एट्रियम डेवलप फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस पार्ट। एंड आफ्टर द डेवलपमेंट ये इस तरह दिखेगा। तो देयर विल बी
देर विल बी राइट एट्रियम में ओपनिंग ऑफ सुपियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा एंड क्रिस्टा सॉरी कोनरी साइनस रहेगा। एंड एक क्रिस्टा टर्मिनलिस होता है इधर, जो इसके फ्रंट में रफ पार्ट, इसमें कि बिहाइंड स्मूथ पार्ट रहेगा, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, क्रिस्टल शेप स्ट्रक्चर रहेगा। एंड फ्यूजन ऑफ लेफ्ट वीनस वॉल्व टू दी एट्रियल सेप्टा यहाँ पर रहेगा। देर विल बी अ सेकेंडम हेयर एंड द वॉल्व ऑफ आईवीसी यहाँ रहेगा। एंड इन्फीरियर लिम्बिक बैंड ये आईवीसी और इसके कोरोनरी साइनस के बीच में रहेगा। सुपियर लिम्बिक बैंड रहेगा बिटवीन आईवीसी ओपनिंग एंड क्रिस्टा टर्मिनलिस के बीच में। तो ये जो है कंप्लीट एनाटॉमी हो गया आफ्टर डेवलपमेंट। आफ्टर द राइट एट्रियम नाउ विल कम टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम का जो डेवलपमेंट कैसे है ये देखेंगे। तो लेफ्ट एट्रियम इज डेराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपोनेंट। लेफ्ट हाफ ऑफ द प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर देखना है हमें। लेफ्ट हाफ of the primitive atrial chamber that this contributes for the rough anterior part and left auricle। जैसे राइट का था प्रिमिटिव एट्रियम कर रहा था रफ पार्ट और लेफ्ट राइट ऑरिकल, उसी तरह इसका भी रफ एंटीरियर पार्ट और लेफ्ट ऑरिकल प्रिमिटिव एट्रिया के लेफ्ट हाफ से बनेगा। दूसरा अगेन लेफ्ट हाफ ऑफ एवी कैनाल, इससे मोस्ट एंटीरियर, उसमें जो मोस्ट वेंट्रल स्मूथ पार्ट था इसी तरह इसमें मोस्ट एंटीरियर स्मूथ पार्ट बनेगा। एंड जो उसमें एब्जॉर्ब हो रहा था साइनस वेनोरिज्म का पार्ट राइट हॉर्न ना, इसमें एब्जॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल पार्ट्स ऑफ दी पल्मोनरी वेन्स, इसमें एब्जॉर्ब होती है, ये ध्यान रखना है, ये अंतर है। एट फॉर्म्स दी प्रॉक्सिमल स्मूथ पार्ट बिटवीन दी ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स। तो ये पल्मोनरी वेन पहले एक नॉर्मल ट्रंक से खुलती हैं, ईच साइड बाइफर्केशन हो गया, ऐसे 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। धीरे धीरे इट विल एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब होके ऐसा इंटरवेनिंग पार्ट पूरा इट विल कम अंडर दी वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ओनली। तो इसमें से राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स बनेगी और वॉल ऑफ द एट्रियम डेराइव्ड फ्रॉम दिस एब्जॉर्ब वेन बन जाएगा। तो ये 3 सोर्सेज होते हैं डेवलपमेंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम के। अब लेफ्ट एट्रियम देख लिए हम लोग, राइट एट्रियम देख लिए, उसके बाद देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरवर्टिबल सेप्टम। ये देखना है इंटरवर्टिबल सेप्टम, सॉरी इंटर आर्टेरियल सेप्टम। इंटर आर्टेरियल सेप्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लिनिकल अप्लाइड जो है यही क्वेश्चन है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग दी अपीयरेंस ऑफ दी सेप्टम प्राइमम से। सबसे पहले अपीयरेंस ऑफ दी सेप्टम प्राइमम हुआ तो प्रेशर पड़ा ऑन ऑफ प्रेशर ऑफ बल्बस कॉर्डिस, जो पार्ट होता है उसका प्रेशर होता है, उसकी वजह से नॉचिंग हो जाती है। इधर बल्बस कॉर्डिस है, उसके ग्रोथ की वजह से देयर विल बी नॉचिंग इन दी प्रिमिटिव एट्रियम, और उसके वेंट्रल वॉल और रूफ में ये नॉचिंग हो गई इधर। फिर फॉर्मेशन ऑफ अ सिकल शेप फोल्ड होगा ऑन द रूफ ऑफ द डोर्सल वॉल। रूफ ऑफ डोर्सल वॉल में जो सिकल शेप ये हो रहा है, निकल रहा है, दैट इज सेप्टम प्राइमम। एंड नेक्स्ट इज अपीयरेंस ऑफ ऑस्टियम प्राइमम। तो ये जो सेप्टम प्राइमम है ये डाउनवर्ड्स ग्रो करेगा टुवर्ड्स द एवी कैनाल एंड सेप्टम इंटरमीडियम, इधर बीच में जो है सेप्टम इंटरमीडियम है। और इस अब जो है इन दोनों के बीच में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दी ऑस्टियम प्राइमम। बीच में जो छेद बना, जो गैप बचा रह गया लोअर मार्जिन ऑफ द सेप्टम प्राइमम और इन सेप्टम इंटरमीडियम जो ये भी क्वेश्चन है उसके बीच में, इसको ऑस्टियम प्राइमम बोलते हैं। ऑस्टियम माने ओपनिंग हो गया। एंड ब्लड फ्लोज थ्रू दिस फोरामेन प्राइमम नाउ, ना फोरामेन प्राइमम या ऑस्टियम प्राइमम एक ही बात है। तो नाउ सेप्टम प्राइमम फ्यूज्ड विद दी सेप्टम इंटरमीडियलिस ना, ये पूरा और नीचे डाउनवर्ड ग्रो करेगा, यहाँ पर आके फ्यूज कर जाएगा। एंड ऊपर के अभी नीचे फ्यूज कर जाएगा तो ऊपर से अब ब्रेक कर जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ अपर पार्ट हो जाएगा सेप्टम प्राइमम का। एंड नाउ द ब्लड इज, जो अब ये ऊपर वाला जो ओपनिंग हो गया, अब इसको ऑस्टियम सेकेंडम बोलेंगे या फोरामेन सेकेंडम, और ब्लड अब इसके थ्रू फ्लो करेगा, राइट टू लेफ्ट एट्रिया में जाएगा। देन देर विल अपीयरेंस ऑफ दी सेप्टम सेकेंडम, अब सेप्टम सेकेंडम बनेगा। तो इसमें अनदर सेप्टम ग्रोथ डाउनवर्ड्स फ्रॉम दी रूफ ऑफ एट्रियल चैम्बर टू दी राइट ना, रूफ से और राइट ऑफ दी जो साइड ऑफ दी सेप्टम प्राइमम था वहाँ से सेप्टम सेकेंडम अब डाउनवर्ड ग्रो करेगा। एंड जो लेफ्ट वीनस वॉल्व है एंड सिफेलिक अटैचमेंट ऑफ द सेप्टम प्राइमम है गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू दी सेप्टम सेकेंडम, यहाँ पे ये इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। इन दोनों के बीच में जो है सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम के बीच में देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ द फोरामेन ओवेल एक बन जाएगा। सेप्टम सेकेंडम ग्रोज टू दी ओवरलैप द फ्री अपर एज ऑफ सेप्टम प्राइमम,
ओवरलैप करेगा, ओवरलैप के बीच में जो ऐसा एस शेप स्ट्रक्चर रहेगा, गैप रहेगा, इट इज़ फोरामेन ओवल का जो ट्रैक्ट है। एंड एन ऑब्लिक वॉल्वुलर पैसेज इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोरामेन ओवल एंड ब्लड फ्लोज थ्रू दी गैप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एट्रियम। ये थ्रू आउट फीटल लाइफ यही बना रहेगा। अब क्या होता है, जैसे ही बर्थ होती है, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है और बायलेटरल लंग्स बिकम फंक्शनल, लंग्स फंक्शन हो जाएंगे और लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो रिटर्न आ रहा है फ्रॉम द लंग, उसकी वजह से लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इज़ नाउ मोर देन राइट एट्रिया ना। तो अभी क्या है ना, फ्लूड है तो ना हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है ना, लो से हाई की तरफ आएगा नहीं। तो अब ये मूवमेंट जो हो रहा था फोरामेन ओवल के थ्रू ये बंद हो जाएगा एंड देयर विल बी फ्यूजन ऑफ सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम लीडिंग टू दी ऑब्लिटरेशन ऑफ फोरामेन ओवल। तो ये हो गया। एंड जो अब ऑब्लिटरेशन के बाद जो बचेगा रिमेनेंट पार्ट, उसको एनुलस ओवलिस बोलते हैं, फोसा ओवलिस बोलते हैं। द एनुलस ओवलिस है, इट रिप्रेजेंट दी लोअर फ्री एज ऑफ सेप्टम सेकेंडम एंड फोसा ओवलिस रिप्रेजेंट दी जो सेप्टम प्राइमम का जो बचा वाला पार्ट है, ये फोसा के रूप में रहेगा यहाँ पे, सब फोसा ओवलिस बोलेंगे। एंड अगर ये जो डेवलपमेंट है इसमें कोई भी दिक्कत आ गई तो देयर विल बी डिजीज ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एंड व्हाट आर द डेवलपमेंट कॉजेज ऑफ द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट? तो दो टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं, प्राइमम टाइप ऑफ एएसडी एंड सेकेंडम टाइप ऑफ एएसडी। जो प्राइमम टाइप के एएसडी होते हैं तो सेप्टम प्राइमम में फेल टू रीच दी एवी एंडोकार्डियल क्वेश्चन और डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ इट सेल्फ दी एवी एंडोकार्डियल क्वेश्चन बने। और जो सेप्टम सेकेंडम वाला होता है विच इज़ मोर कॉमन, तो उसमें सेप्टम सेकेंडम में फेल टू डेवलप, और जो मोस्ट कॉमन होता है उसमें दैट इज़ पेटेंट फोरामेन ओवल कि डेवलप तो हो जाता है बट फोरामेन ओवल फ्यूज ऑब्लिटरेट नहीं हो पाया। तो दीज आर द डेवलपमेंट कॉजेज ऑफ एएसडी। सो नाउ आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, जो मेजर वेसल्स हैं अब वो उसका डेवलपमेंट देखते हैं। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ द आईवीसी, इन्फीरियर वेना केवा का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो जो इन्फीरियर वेना केवा है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम दी वेरियस स्ट्रक्चर्स। तो अगर कॉर्डल टू क्रेनियल ना, नीचे से कॉर्डल टू क्रेनियल अगर देखेंगे तो क्या क्या पार्ट बनाता है इन्फीरियर वेना केवा का, तो दिस इज द डायग्राम। तो सबसे कॉर्डली जो है आईवीसी का अगर स्ट्रक्चर याद होगा है तो इधर इन्फीरियर वेना केवा होती है, सो इन्फीरियर वेना केवा है, इधर रीनल वेन होती है और बाद में फिर नीचे आके डिवाइड होती है बोथ साइड ऑफ कॉमन लेफ्ट वेन में। तो आईवीसी का जो पार्ट है इट कैन बी पोस्ट रीनल पार्ट, रीनल सेगमेंट और प्रीरीनल। अगर हम क्रीनियल टू कॉर्डल टू क्रेनियल जा रहे हैं तो पोस्ट रीनल पार्ट किस किस चीज़ से बनता है, तो ये वाला पोर्शन की बात हो रही है हम लोगों की, पोस्ट रीनल पार्ट, रीनल पार्ट एंड हेपेटिक पार्ट। तो पोस्ट रीनल पार्ट विल बी फॉर्म बाय द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द राइट पोस्टेरोकार्डियल वेन। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। हम जो स्टार्टिंग बताया था कि साइनस वेनोरम का जो राइट हॉर्न था ना, उसकी कॉमन कार्डिनल वेन थी, कॉमन कार्डिनल का फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल ब्रांच थी। तो उसमें जो है लोवेस्ट पार्ट ऑफ राइट पोस्टीरियर कार्डियल वेन है, विच इज़ द जंक्शन दैट इज बिटवीन इट्स जंक्शन विद द सुप्रा कार्डिनल एंड द एनास्टोमोसिस बिटवीन द टू पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स। उसको बोलते हैं द लोवेस्ट पार्ट ऑफ दिस पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। तो ये बनाएगी आईवीसी ना, जो हम लोग देख रहे हैं ये वाला पार्ट फर्स्ट। तो इट इज़ दी दोनों साइड की एनास्टोमोसिस हो रही है, एनास्टोमोसिस बिटवीन टू पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स हो रही हैं। ठीक है, तो ये एनास्टोमोसिस और इसके प्रॉक्सिमल वाला जो पार्ट है, ठीक है, दिस पोर्शन। तो ये सबसे पहला हो गया लोवेस्ट पार्ट ऑफ दी राइट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स। सेकंड आएंगे तो लोअर पार्ट ऑफ दी राइट सुप्रा कार्डिनल वेन्स ना।
तो सुप्रा कार्डिनल वेन्स है ना, सुप्रा कार्डिनल सब कार्डिनल वेन्स होती हैं, सुप्रा कार्डिनल वेन्स, ठीक है, ये वाला, और इधर ये, और ये सब कार्डिनल वेन्स है ये वाला। तो राइट साइड की अगर हम लोग बात करें, आईवीसी की बात कर रहे हैं, तो राइट साइड का करेंगे तो सुप्रा कार्डिनल वेन जो है ये अंदर वाला जो पोर्शन था ये, ठीक है, तो ये पोर्शन जो है अब हमारा बनाएगा सेकेंड पोर्शन, इट इज़ दी लोअर पार्ट ऑफ द सुप्रा कार्डिनल वेन्स। फिर नेक्स्ट इज राइट सुप्रा कार्डिनल सब कार्डिनल एनास्टोमोसिस ना, तो सुप्रा कार्डिनल है और सब कार्डिनल है, इन दोनों के बीच में एनास्टोमोसिस होती है। तो राइट हाफ ऑफ दिस एनास्टोमोसिस, ये वाला पार्ट ना, ये बनाएगा थर्ड पार्ट, ये हो गया हमारा। तो ये तीनों मिलके हमारा बना दिए पोस्ट रीनल पार्ट ना, पोस्ट रीनल हो गया। अब आएगा रीनल सेगमेंट ना, रीनल सेगमेंट क्या बनाएगा, हम लोग अब सब कार्डिनल की एनास्टोमोसिस तक आ गए हैं, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली सब कार्डिनल वेन आएगी। तो राइट सब कार्डिनल वेन जो है ना, ये राइट सब कार्डिनल वेन है, ये वाला पोर्शन between the supracardiac subcardial anastomosis and anastomosis between the subcardial veins and right hepatocardiac channel, ठीक है, ये सबकार्डिनल वेन है और इधर जो है हेपेटोकार्डियक चैनल है। तो इससे जो ये एनास्टोमोसिस हो रही है इसकी आगे, तो इसके बीच का जो इंटरवेनिंग पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, फोर्थ पोर्शन, ये हमारा बनाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा बन गया रीनल सेगमेंट। देन कमिंग टू दी हिपैटिक सेगमेंट, या फिर इसको अपना जो है रीनल वेन के पहले प्री रीनल भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो भाई ये हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे एनास्टोमोसिस के पहले तक, तो अब यही आएगा सब कार्डिनल है हिपैटोकार्डियक चैनल, जो हिपैटोकार्डियक चैनल है और सब कार्डिनल वेन है, इसके बीच का जो एनास्टोमोसिस वाला पोर्शन है ये ना, फिफ्थ पोर्शन, ये बनाएगा हमारा प्री रीनल वाला का लोअर पोर्शन। एंड जो अपर पोर्शन हो गया वो राइट हिपैटोकार्डियक चैनल, नहीं ये हिपैटोकार्डियक चैनल है, ठीक है, और ये बनाएगा सबसे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आईवीसी। हिपैटोकार्डियक है लास्ट में, ये जो लीवर के पीछे से आईवीसी जाके फिर ऊपर राइट एट्रियम में जाके खुलेगी, तो कार्डियक आ गया, वो सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ आईवीसी हो गया। दिस इज़ दी ऑल दी स्ट्रक्चर्स, टोटल 6 पार्ट हुआ स्ट्रक्चर जो मिलके बनाते हैं आईवीसी। ये आपको डायग्राम याद रखना है, 3 स्टेज में इसको दिखा देना है। देन कमिंग टू दी डेवलपमेंट देख लिया हम लोग हार्ट का और आईवीसी का। अब कुछ कॉमन कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ देखते हैं हार्ट की। तो स्टार्टिंग हार्ट की कौन कौन सी जो कॉमन कंजेनिटल एनॉमलीज हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप इज़ एनॉमलीज ऑफ पोजीशन। पोजीशन की क्या क्या एनॉमलीज हो सकती है भाई, डेक्स्ट्रा कार्डिया हो सकता है एंड एक्टोपिया कार्डिया हो सकता है। डेक्स्ट्रा कार्डिया मतलब नॉर्मली नॉर्मल पोजीशन इज लिवोकार्डिया, दैट इज़ हार्ट इज़ लेफ्ट साइड। डेक्स्ट्रा कार्डिया है यानी कि हार्ट जो है राइट साइड हो जाएगा, राइट साइड में ये एज अ पार्ट ऑफ साइटस इन्वर्टस हो सकता है, इसमें बॉडी के सारे ऑर्गन्स अपोजिट साइड में रहते हैं, और आइसोलेटेड भी हो सकता है। एंड अगर आइसोलेटेड होगा तो इट विल बी अकम्पेनिड विद द एनॉमलीज ऑफ चैम्बर एंड ग्रेट वेसल्स ऑल्सो। एंड देन एक्टोपिया कार्डिया की हार्ट जो है आउटसाइड द चेस्ट वॉल है, या चेस्ट वॉल ही नहीं बन पाई ढंग से। सेकेंड टाइप इज ओरिफिसेस की स्टेनोसिस या एट्रेशिया। एंड जो ओरिफिसेस में जब भी हो रहा है, तो ओरिफिस कोई भी होता है तो बीच में से वॉल्स होते हैं, तो भाई वॉल की तरफ है तो वॉल्वुलर, उसके पहले है सुप्रावॉल्वुलर, उसके नीचे है इंफ्रावॉल्वुलर। तो ये एट्रेशिया या स्टेनोसिस ऑफ ओरिफिस हो गया। देन एबनॉर्मल ग्रोथ, एनी एसेसरी कफ्स हो गए ऑफ द वॉल, कंजेनिटल ट्यूमर्स हैं, पार्शली सबडिवाइडेड लेफ्ट एट्रिया बाय द ट्रांसवर्स सेप्टा एंड हाइपोप्लेशिया ऑफ द हार्ट, ये सारे एबनॉर्मल ग्रोथ पैटर्न हो सकते हैं। डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा, उसमें मोस्ट कॉमन जो है ऑस्टियम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, उसमें भी जो टाइप्स हम लोग देखे, ऑस्टियम प्राइमम टाइप, सेकेंडम टाइप, पेटेंट फोरामेन ओवेल, एंड कंजेनिटल हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ड्यू टू प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द फोरामेन ओवेल ना। फोरामेन ओवेल का पेटेंट करना भी हानिकारक है, और प्रीमेच्योर क्लोज हो जाएगा तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी राइट साइड की। फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी, वीएसडी हो गया हम लोग का, वीएसडी है, इसमें वीएसडी कैन बी मेम्ब्रेनस टाइप ऑफ मस्कुलर टाइप। उसमें मेम्ब्रेनस टाइप जो है मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी ऑफ हार्ट। ओवरऑल अगर देखेंगे तो क्या होता है, मेम्ब्रेनस टाइप ऑफ वीएसडी इज मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी ऑफ हार्ट। डिफेक्ट इन दी
स्पाइनल सेप्टम हो सकता है, उसमें देयर विल बी कंप्लीट एब्सेंस अगर स्पाइनल सेप्टम का होगा तो पेटेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस हो जाएगा। पार्शियल एब्सेंस है तो देयर विल बी एओर्टो पल्मोनरी शंट रहेगा। एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट, तो अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर जो कैनाल थी ना, इधर आर्टरिया था इधर वेंट्रिकल था, कैनाल का डिफेक्ट रहेगा तो क्या होगा, कई बार कॉर बाइलोकुलर हो सकता है कि कैनाल में डिवीजन ही नहीं हुआ तो देयर विल बी वन एट्रिया वन वेंट्रिकल। कॉर ट्राइलोकुलर हो सकता है, ट्राइलोकुलर में क्या होता है, राइट और लेफ्ट एट्रिया तो होता है लेकिन वेंट्रिकल एक ही रहेगा। एंड कॉर ट्राइलोकुलर बाई वेंट्रिकुलर है ना, तो नाम ही है, नाम से क्लियर है कि भाई इसमें क्या है कि आर्टरिया तो एक ही रहेगा, वेंट्रिकल दो बन जाएगा। फिर कुछ कंबाइंड डिफेक्ट हो सकते हैं कि जो अभी हम लोग 4 टाइप का देखे हैं उसमें से कई चीज़ें प्रेजेंट रहें, लाइक टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड्स, नाम ही है टेट्रोलॉजी है तो 4 डिफेक्ट्स रहते हैं साथ में। एंड कोएग्जिस्टिंग ऑफ एनी 2 और मोर देन 2 डिफेक्ट्स विल बी कॉल्ड एज कंबाइंड डिफेक्ट। कुछ अदर डिफेक्ट्स भी हैं लाइक एब्सेंट पेरिकार्डियम, कार्डियम कैन बी पार्शियली और एज वेल एज कम्प्लीटली एब्सेंट। एंड कंजेनिटल डिफेक्ट इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। इसके अलावा एनॉमलीज ऑफ रिलेशन ऑफ द चैम्बर्स टू दी ग्रेट वेसल्स हो सकता है, लाइक ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, उसमें जो है नॉर्मली एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक जो रिस्पेक्टिव चैम्बर से निकलते हैं वो चेंज हो जाएंगे, ट्रांसपोजिशन हो जाएगा उनका। फिर टॉसिंग ब्लिंक सिंड्रोम, superior vena cava can end into right atrium, IVC ending to the left atria and pulmonary veins in right atria, तो ये उल्टा हो गया, तो ये सारी रिलेशंस की एबनॉर्मलिटी हो सकती है। दीज ऑल आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजेनिटल हार्ट एनॉमलीज। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है राइट एट्रियम की एनाटॉमी पे थोड़ा। तो राइट एट्रियम इम्पॉर्टेंट है, मतलब ओपनिंग्स वगैरह हैं, ब्लड सबसे पहले वहीं पर आता है, ब्लड है हार्ट में, तो इसकी एनाटॉमी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर पोजीशन देखें हम लोग राइट एट्रिया का, तो इट इज़ इन दी राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट है। इट फॉर्म्स दी राइट बॉर्डर एंड पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर ऑल्सो, एंड दी स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड द बेस, इतना चीज़ फॉर्म करता है। फिर एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, चैम्बर इज इलोंगेटेड वर्टिकली, upper end is prolonged to the left to form the right auricle. Along the right border there is a shallow groove called as sulcus terminalis बोलते हैं इसको, and it is produced by an internal muscular ridge called as crista terminalis। जो crista है वो inside से lumen में प्रोजेक्शन है, अंदर बाहर से वो उसी की वजह से sulcus हो जाएगा। and right atrioventricular groove, राइट एवी ग्रूव जो होता है, इट सेपरेट्स द राइट एट्रिया फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में अगर देखें इसका इनलेट्स एंड आउटलेट्स, तो इनलेट्स मतलब क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, तो एसवीसी ओपन होता है, आईवीसी, कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन्स, वेनी कॉर्डी मिनिमी जिसको थिबेशियंस वेन भी बोलते हैं, एंड राइट मार्जिनल वेन्स, दे डायरेक्टली ओपन इनटू द राइट एट्रियम। आउटलेट इज ओनली वन, दैट इज राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, दैट इज ट्राइकॉस्पिड ओरिफिस गाइडेड बाई दी ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। एक और ओरिफिस दैट इज पेटेंट फोरामेन ओवल हो सकता है ना, अगर पैथोलॉजी है तो नॉर्मली ऐसे ही रहेगा। फिर इंटरनल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मूथ पार्ट, रफ पार्ट एंड इंटर एट्रियल सेप्टम वाला पार्ट। तो स्मूथ वाला पार्ट है इसको साइनस फेनोरम बोलते हैं, रफ पार्ट स्मूथ पार्ट पोस्टीरियरली रहेगा ऑफ क्रिस्टा टर्मिनालिस, रफ पार्ट एंटीरियरली रहेगा ऑफ क्रिस्टा टर्मिनालिस, इसको पेक्टिनेट पार्ट भी बोलते हैं, इसमें राइट ऑरिकल भी इसी में आएगा। तो ये कंप्लीट डायग्राम हो गया, इसको बना सकते हैं हम लोग। रोट एट्रिया को ऐसे अगर ओपन करेंगे तो ये क्रिस्टा टर्मिनालिस है, क्रिस्टा टर्मिनालिस के जो एंटीरियर वाला पार्ट है ये पेक्टिनेट वाला पार्ट है, रफ पार्ट जो पोस्टीरियरली दिख रहा है, ठीक है, ये स्मूथ पार्ट है, और बीच में इंटरएट्रियल सेप्टम है ना, अपोजिट साइड उसके लेफ्ट एट्रिया होगा, ऊपर इधर राइट ऑरिकल है, आउट पोचिंग निकला हुआ है, एंड इट इज़ फोसा ओवलिस, उसका ऊपर वाला पार्ट लिम्बस ऑफ फोसा ओवलिस, और आईवीसी एसवीसी और आईवीसी यहाँ पे ओपन हो रही है,
एंड देयर इज ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस ऑल्सो। द ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, दिस इज द एनाटॉमी। फिर ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट देखते हैं। तो हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, बट हार्ट की भी ब्लड सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जितने भी हार्ट अटैक वगैरह आते हैं इसके लिए एनाटमी समझना बहुत ज़रूरी है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्टेनेंट टू द एम्ब्रियोलॉजी। तो राइट जो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट अगर देखेंगे तो दो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उसी के थ्रू होता है। तो असेंडिंग एओर्टा जो होती है इधर से राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है। तो जो राइट कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये जो आ रही है मेन हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, तो इज़ ए स्मॉलर देन दी लेफ्ट एंड इट अराइजेज फ्रॉम दी एंटीरियर एओर्टिक साइनस से होगा, असेंडिंग एओर्टा से निकलेगी। ब्रांचेस कौन कौन सी देती है? पहले तो एट्रियल ब्रांचेस देगी। एट्रियल में भी एंटीरियर एट्रियल, पोस्टीरियर एट्रियल एंड लैटरल एट्रियल। मीडियली तो सेप्टम में तो एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल देगी, और एंटीरियर जो एट्रियल ब्रांच है यही ऐसे नोड को सप्लाई करती है इन 60% ऑफ द केसेस। फिर राइट कोरोनरी साइनस, सॉरी राइट कोनस आर्टरी। तो एट्रियल आर्टरी के बाद देयर इज राइट कोनस आर्टरी एंड इट फॉर्म द एनुलस ऑफ व्यूसियंस ना, एनुलस ऑफ व्यूसियंस इज फॉर्म बाय द राइट कोनस आर्टरी। फिर वेंट्रिकुलर एट्रियल ब्रांच है तो वेंट्रिकुलर ब्रांचेस भी होंगी, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप्स ऑफ वेंट्रिकुलर ब्रांच भी देगी। एंड राइट मार्जिनल आर्टरी भी रहेगा, राइट जो है मार्जिनल ब्रांच रहेगा, राइट मार्जिनल आर्टरी। एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है इट विल गिव दी सप्लाई टू एवी नोड, एवी नोडल आर्टरी भी बोलते हैं। तो ये हो गया ब्रांचेज ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो पूरा राइट एट्रियम, वेंट्रिकल का पार्ट, वेंट्रिकल में कौन सा पार्ट? ग्रेटर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एडजॉइनिंग द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ये सप्लाई करेगी। एंड इसके अलावा पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड होल ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द जो हार्ट है, एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल है उसको छोड़ के बाकी सारा कंडक्टर सिस्टम पार्ट वाला पार्ट भी राइट कोरोनरी आर्टरी ही सप्लाई करती है। तो ऑल्दो इट इज़ स्मॉलर, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर्स अधिकतर जो है इंपॉर्टेंट ये सप्लाई हुए इससे। फिर कमिंग टू दी लार्जर ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एंड ये अराइज करती है लेफ्ट एओर्टिक साइनस से ना, वो एंटीरियर एओर्टिक साइनस से अराइज कर रहा था, ये लेफ्ट से कर रही है, लेफ्ट एओर्टिक साइनस से। एंड जो ब्रांचेस हैं इसकी, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होगी विच इज़ अ लार्जर ब्रांच, इधर जो आती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी तो डिवाइड हो जाती है लार्जर ब्रांचेस, लेफ्ट एंटीरियर इंटरवर्टिब्रल एंड जो सर्कमफ्लेक्स फीमोरल जो है पीछे जाएगी सर्कमवेंट करते हुए। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो ब्रांच है इसकी एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस होंगी। द लार्जेस्ट वन इज लेफ्ट डायगोनल वेन, जैसे राइट में मार्जिनल वेन थी, इधर एक डायगोनल वेन है, इधर लेफ्ट भी मार्जिनल भी आएगी। फिर इसकी सेप्टल ब्रांचेस होती हैं एंड लेफ्ट कोनस आर्टरी होती है, जैसे राइट कोनस आर्टरी लेफ्ट कोनस आर्टरी होती है। देन सर्कमफ्लेक्स जो ब्रांच होती है दैट इज टर्मिनल पार्ट एंड आर्टरी टाइप का है, तो ये लेफ्ट मार्जिनल वेन देगी। इसके अलावा वेंट्रिकुलर ब्रांचेस होगी अगेन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जैसे राइट की साइड थी, और एट्रियल ब्रांच थी अगेन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लैटरल ग्रुप की। तो ये सारी ब्रांचेस होंगी इसकी। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे बाय द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो कंप्लीट लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल में ग्रेटर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल एडजॉइनिंग टू द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव ना, अपोजिट हो जाएगा उसी तरह। फिर एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की प्रोवाइड सप्लाई करता है सेप्टम का, वो पोस्टीरियर कर रही थी राइट साइड वाली। एंड अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल ना, जो छूट गया था कंडक्टर सिस्टम का पार्ट राइट से, वो सप्लाई करेगी ये। तो ये हो गया ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज कोरोनरी साइनस ना। तो कोरोनरी साइनस देखते हैं वीनस ड्रेनेज के लिए ब्लड का सप्लाई, आर्टरी सप्लाई तो इससे हो गया, वीनस ड्रेनेज कैसे होगा हार्ट का, ये कोरोनरी साइनस का होता है। तो इसका फॉर्मेशन जो होता है कोरोनरी साइनस का फॉर्म एज दी लार्जेस्ट वेन ऑफ दी
हार्ट रहेगी। इट इज़ सिचुएटेड इन दी लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस है, वहाँ पे सिचुएटेड होती है, बहुत 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ट्रिब्यूटरीज क्या क्या केस में डायरेक्टली ओपन करती है, तो ग्रेट कार्डियक वेन है, ग्रेट कार्डियक वेन है, नाम ही ग्रेट है, तो इसमें एक लेफ्ट मार्जिनल वेन पहले इसमें ग्रेट में खुलेगी और ग्रेट कार्डियक वेन फिर कोरोनरी साइनस में ओपन होगी। ग्रेट है तो स्मॉल भी होगा, स्मॉल है मिडिल भी होगा, तो ग्रेट मिडिल एंड स्मॉल कार्डियक वेन हो गया। फिर पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, एंड ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम ऑफ मार्शल है, एंड राइट मार्जिनल वेन है। तो ये सारी वेन्स जो हैं ओपन होगी कोरोनरी साइनस में डायरेक्टली, ये कोरोनरी साइनस में डायरेक्टली ओपन हो रही है। ग्रेट कार्डियक हो गया, ठीक है, ग्रेट कार्डियक है, ग्रेट कार्डियक में कौन आ रही थी, लेफ्ट मार्जिनल, राइट मार्जिनल डायरेक्ट ओपन हो रही है, लेफ्ट मार्जिनल ग्रेट कार्डियक में आ रही थी, ग्रेट कार्डियक हो गया। फिर मिडिल कार्डियक है और इधर स्मॉल कार्डियक वेन है। इसके अलावा जो है राइट मार्जिनल वेन डायरेक्टली ओपन हो रही है, और इधर से ना ऊपर से आ रही है ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, जिसको मार्शल वेन भी बोलते हैं। टर्मिनेशन कहाँ से होता है कोरोनरी साइनस का, ओपनिंग इनटू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम में ओपन हो जाएगा। विनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट इज बाय कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक कोरोनरी साइनस से मेजर हो गया। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा ब्लड एंटीरियर कार्डियक वेन्स और विनी कॉर्डी मिनिमी से भी डायरेक्टली राइट एट्रियम में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्डियक डोमिनेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्डियक डोमिनेंस, कार्डियक डोमिनेंस क्या होता है, तो आर्टरी गिविंग दी पोस्टीरियर कार्ड, जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जो देती है ना, ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देती है जो भी आर्टरी, उसको डोमिनेंट आर्टरी बोलते हैं, और उसी साइड का कार्डियक डोमिनेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है ये AV नोड को सप्लाई करती है। 90% ऑफ द टाइम जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये राइट डोमिनेंट ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है ये 90% टाइम राइट कोरोनरी आर्टरी से जाता है, इसीलिए 90% ऑफ द हार्ट इज राइट डोमिनेंट ना, एंड 10% जो होता है सर्कमफ्लेक्स जो कोरोनरी आर्टरी उससे होता है, बिकॉज ऑफ विच 10% के देयर कैन बी लेफ्ट डोमिनेंस। And in this 10% वाला area मतलब cases here the right coronary artery is rather small and is not able to give the posterior ventricular branch. Applied इसका क्या importance है, तो obstruction of the coronary artery due to the thrombosis can lead to the heart attack जो बोलते हैं। अगर incomplete obstruction है there will be angina pectoris, अगर complete obstruction हो गया तो there will be MI and ventricular fibrillation, जिसकी वजह से sudden death भी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन का, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, कोरोनरी बाईपास कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं इसमें ग्रेट सेफनेस वेन के थ्रू, एंड या फिर इंटरनल थोरेसिक वेन के थ्रू कोरोनरी बाईपास करते हैं। इन दोनों में से कोई एक यूज़ करके वी कैन बाईपास दी आर्टरी विच इज थ्रोम्बोस्ड। तो ये हो गया हम लोग का हार्ट का कंप्लीट डेवलपमेंट एंड डिजीजेस। नेक्स्ट कमिंग टू दी थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड का डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी फॉर्मेशन ऑफ फेरेंजियल आर्चेस ना, ये फेरेंजियल आर्चेस होती हैं, तो दे आर 5 फेरेंजियल आर्चेस आर देयर, और जो मीडियल एंड ऑफ द 2 मैंडिबुलर आर्च होता है, दे आर सेपरेटेड बाई अ मिड लाइन स्वेलिंग दैट इज ट्यूबरकुलम इम्पार। तो ट्यूबरकुलम इम्पार है यहाँ पर, जो मैंडिबुलर आर्च है ना, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का जो ब्रांच है फेरेंजियल आर्च मिड लाइन में ट्यूबरकुलम इम्पार से सेपरेटेड होती है। उसके बगल में देयर विल बी लिंगुअल स्वेलिंग। Just behind this tubercular impart the epithelium of the floor of the pharynx shows a thickening in the midline, में thickening होगी, and midline में यहाँ पे thickening हुआ, and the region is soon depressed below the surface to form the diverticulum which is called as thyroglossal duct। ये thickening जो होती है ये फेरोमेन सीकम यहाँ पर डेवलप होता है, उसी से फिर ऐसा डाउनवर्ड थायरोग्लोसल डक्ट बनेगी। एंड
and this the site of origin of this diverticulum is now seen as a depression, and that depression is called as foramen cecum. Diverticulum है, it will grows down in the midline and the tip is soon bifurcated. The proliferation, ये tip इधर bifurcate करने लगेगा, and the proliferation of the cells in this bifid end gives rise to the two lobes of thyroid gland, which is formed by the with both thyroid gland के लोब हो जाएगा, बीच में स्टमस. तो ये डेवलपमेंट है थायराइड ग्लैंड का. एंड कमिंग टू दी डेवलपमेंट एनॉमलीज, थायराइड की क्या हो सकती है. तो एनॉमलीज ऑफ पहला तो शेप हो सकता है, काफ़ी वेरिएशन होता है. तो वेरिएशन ऑफ पिरामिडल लोब ना, बीच में एक जहाँ पर थायरोग्लोसल डक्ट जो ऐड करती है उसका रिमेनेंट पोर्शन पिरामिडल लोब रहता है, तो उसका वेरिएशन हो सकता है. इट कैन बी इन मिड लाइन में और टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट. एस्थमस कैन बी एब्सेंट, कि पूरा ये पोर्शन ही डिसअपियर कर गया है, तो देयर विल बी टू सेपरेट लोब्स. एंड स्मॉल और एब्सेंट लोब, कोई एक लोब ही नहीं बन पाया, पूरा ये लोब एब्सेंट हो गया. तो दीज थिंग्स कैन बी देयर एज एनॉमलीज. फिर एनॉमलीज ऑफ पोजीशन, पोजीशन जो पूरा चूँकि थायरोग्लोसल डक्ट से डिसेंड हो रहा था, तो पोजीशन में द थायराइड डिपेंडिंग ऑन दी कितना अरेस्ट हुआ है डिसेंड में, अगर एकदम ही नहीं हुआ है तो देयर कैन बी लिंगुअल थायराइड या फिर इंफ्रा लिंगुअल थायराइड एंड सब हायोड सुप्रा हायोड थायराइड, इंफ्रा हायोड थायराइड एंड इंटरथोरेसिक थायराइड. ज़्यादा डिसेंड हो गया, थोरेक्स में आ गया इंफ्रा थोरेसिक थायराइड. इसमें से सबसे कॉमन जो है इंफ्रा हायोड थायराइड होता है पोजीशन एनोमली अगर देखेंगे तो. फिर एक्टोपिक थायराइड टिश्यू, इट कैन बी प्रेजेंट इन द लैरिंग्स, ट्रैकिया, इसोफेगस, pons, pleura, pericardium and even ovaries. Remnant of thyroglossal duct हो सकता है in the form of thyroglossal cyst or sinus or fistula, and can cause also the remnant portion can cause later in the life carcinoma of the thyroglossal duct also. फिर नेक्स्ट जो डेवलपमेंटल एनोमली जो क्वेश्चन काफ़ी आता है, दैट इज़ ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला. तो ये जो है एक abnormal communication है by definition. It is a normal communication between trachea and esophagus, and on the basis of anatomy it is have 4 types. तो जो उसमें सबसे कॉमन टाइप है, टाइप ए जो होता है, देयर विल बी अपर एंड जो है ट्रैकिया का, इट विल बी ब्लाइंड, एंड जो लोअर एंड है इट विल बी कनेक्टेड टू दी ट्रैकिया. 85% केसेस इसी तरह के होते हैं. रेस्ट 15% में बाकी 3 सब टाइप्स आएंगे. तो उसमें लोअर एंड जो बी टाइप है, लोअर एंड ब्लाइंड रहेगा एंड अपर एंड विल बी कनेक्टेड टू द ट्रैकिया, उल्टा हो जाएगा जस्ट ए का. फिर सी में बोथ हैंड्स आर ब्लाइंडली एंडेड, एंड एच में जो बोथ एंड्स आर कनेक्टेड टू द ट्रैकिया सेपरेटली इन अ एच टाइप पैटर्न, जो डी टाइप है. ये टाइप्स हो गए ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला का. फिर क्लिनिकल फीचर्स अगर देखेंगे तो सिम्टम्स वाइज जो नियोनेटल एज ग्रुप में प्रेजेंट कर जाएगा ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला, एंड द नियोनेट विल रिगस्टेट ऑल द फीड्स एंड कॉन्टिन्यूअस पोरिंग ऑफ सलाइवा होगा फ्रॉम द माउथ, एंड विच इज़ द डायग्नोस्टिक फीचर. इट इज़ द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला ना, क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाएगी. एंड पेशेंट द नियोनेट विल हैव परसिस्टेंट कफ. तो सिम्टम्स हो गए जो मदर बताएगी. बाकी साइंस क्या है जो इलिसिट करेंगे हम लोग, तो द बेबी कैन बी साइनोटिक, एंड 50% केसेस जो है उसमें हिस्ट्री ऑफ मैटरनल हाइड्रोमनियोस प्रेजेंट रहेगा. इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ. आपको TEF डायग्नोस करना है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट. एंड एक NG ट्यूब टेस्ट करते हैं, जो नेजोगैस्ट्रिक जो फीटल नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है वो इंसर्ट करते हैं, एंड देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन दैट विल रिवील दी TEF, and this TF can also associate with any other vector anomalies. ना vector anomalies क्या होता है? V for vertebral defects like spina bifida, meningocele, meningomyelocele, anal atresia like imperforate anus on the anal membrane, anal pits, and cardiac defects like अपना ASD, VSD, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस. ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला हो ही गया वेक्टर, और R से 2 होता है रेडियल हाइपोप्लेशिया एंड रीनल एजेनेसिस. तो दीज ऑल आर कॉल्ड एज वेक्टर एनोमलीज. अगर एक हो तो अगला प्रेजेंट होने का चांस बढ़ जाता है. व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन विल डू टू कंफर्म द डायग्नोसिस. तो एक कंट्रास्ट टेस्ट करते हैं. तो
डायनोसिल एक कंट्रास्ट होता है, 1 ml इसका यूज़ करते हैं टू रिवील द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द फिस्टुला एंड द ऑब्स्ट्रक्शन। और जो अदर कंजेनिटल एनोमली थी, जो वेक्टर एनोमलीज थी, उनको फाइंड आउट करने के लिए कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, लाइक चेस्ट एक्सरे, पीए व्यू एंड ईसीजी, हार्ट के चीज़ें पता चल जाएंगी, यूएसजी एब्डोमेन, रीनल हाइपरप्लेशिया वगैरह पता चल जाएगा, एंड इन्वर्टोग्राम एनल एट्रेशिया विल बी डायग्नोज थ्रू दिस। फिर ट्रीटमेंट, तो सर्जरी जो है इसका मेन ट्रीटमेंट है, बट इट विल कैन बी ऑफन द प्रोसीजर इज स्टेज्ड। तो सबसे पहले इमरजेंसी प्रोसीजर करते हैं, पेशेंट की जान बचानी पहले तो बेबी साइनोटिक, और तो एक फीडिंग गैस्ट्रोस्टोमी पहले बना देते हैं, एंड फिर बाद में इलेक्टिव प्रोसीजर करते हैं, उसमें टीएफ रिपेयर करते हैं अंडर जीए। उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, राइट थोरैकोटमी करेंगे, and because left side there is aortic arch, that's why we'll go from right side, and fistula is identified and resected। और फिर देखते हैं कि रिसेक्ट करने के बाद एडिक्वेट लेंथ बच रहा है कि नहीं ट्रकिया का, मतलब उसका पोर्शन फिस्टुला को रिसेक्ट करने के बाद। तो इफ़ द एडिक्वेट लेंथ इज़ देयर एंड पेटेंट ईसोफेगस इज़ देयर, देन वी विल डू एंड टू एंड जो है ईसोफेगो गैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस कर देंगे। एंड ये लोअर इसमें जो लोअर सेगमेंट है, ये ब्लाइंड जो अपर सेगमेंट ऑफ दी ये है इसोफेगस है, सेकंड वो कर देते हैं हम लोग। मोस्ट कॉमन ए टाइप होता है, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये फिस्टुला ट्रैक्ट एक्सरसाइज करके इसको आपस में जोड़ देंगे। फिर अगर एक्सरसाइज करने के बाद इनएडिक्वेट लेंथ हुआ ना, या फिर बीच में एट्रेटिक सेगमेंट ऑफ इसोफेगस भी है, तो देखते हैं कि दैट इनएडिक्वेट लेंथ इज़ शॉर्ट और लॉन्ग। अगर शॉर्ट लेंथ है तो गैस्ट्रिक ट्रांसपोजिशन से काम चल जाएगा, लॉन्ग है तो कोलोनिक ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा। What are the complication of surgery? It is a difficult surgery. इसमें there is a chances of pneumonia, anastomotic leak is very high, reflux and dysphagia can be there in long term। तो ये हो गया TF। देन आते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ गट डेवलपमेंट में। तो जो पूरी GIT है उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग एरिया से डिवाइड होते हैं। तो गट इज डिवाइडेड इनटू फोर गट, हाइंड गट एंड मिड गट। तो फोर गट होगा फ्रॉम जो है स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरल कैविटी के बाद से लेके जो है सेकंड पार्ट ऑफ डूडनम तक फोर गट है। सेकंड पार्ट ऑफ डूडनम से जंक्शन बिटवीन दी राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 जो पोर्शन ऑफ दी ट्रांसवर्स कोलन होता है वहाँ तक हैंड गट है, और उसके डिस्टल देयर इज उसके वहाँ तक मिड गट है, उसके डिस्टली देयर इज हाइंड गट। तो फोर गट से क्या क्या चीज़ राइज हो रही है, तो पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ होगा इंक्लूडिंग टंग, फिर फेरिंग्स एंड फेरेंजियल पाउचेस से जो स्ट्रक्चर डिराइव हो रहे थे ना, वो सारे लाइक थायराइड वगैरह, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग्स, सभी से फोर गट के डेरिवेटिव्स हैं। ईसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम का दो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम दैट इज सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, एंड अपर हाफ ऑफ द डिसेंडिंग जो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है उसका, अप टू द मेजर डूडल पैपिला, ये भी फोर गट का ही होता है यहाँ तक अप टू ना। और यहीं से फिर हिपेटोबिलियरी सिस्टम ना, हिपेटिक बड निकलती है और उसके पार्ट्स होते हैं फिर पार्स हिपेटिका, पार्स सिस्टिका एंड रेक्स जो मेन प्रॉक्सिमल पार्ट है। पार्स हिपेटिका से लिवर, सिस्टिका से गॉलब्लैडर और CVD, पूरा हिपेटोबिलियरी सिस्टम भी इसी से बनता है, और लास्ट में पैंक्रियाज। तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम दी फोर गट ना, मैक्सिमम स्ट्रक्चर फोर गट से ही है। फिर आते हैं मिड गट। मिड गट में ड्यूडेनम का जो रिमेनिंग पोर्शन है, मतलब जो डिस्टल पोर्शन ऑफ द सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट जो कि हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, एंड फोर्थ पार्ट विच इज़ स्मॉल असेंडिंग पार्ट, ये ड्यूडेनम है। फिर कंप्लीट जेजुनम, होल इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, हिपैटिक फ्लेक्चर एंड राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, ये मिड गट से रहेगा। हैंड गट से जो स्ट्रक्चर डिराइव्ड है उसमें लैटरल 1/3 या लेफ्ट 1/3 ऑफ दी ट्रांसवर्स कोलन, स्प्लीनिक फ्लेक्चर, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और पेल्विक कोलन बोलते हैं इसको, रेक्टम एंड अपर पार्ट ऑफ दी एनल कैनाल जो डेंटेट लाइन तक का है, एंड पार्ट ऑफ दी यूरोजेनिटल सिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम दी प्रिमिटिव यूरोजेनिटल सिस्टम जो है वो भी प्रिमिटिव यूरोजेनिटल साइनस वाला पोर्शन जो होता है ये भी हिंड गट का ही पार्ट है। देन कमिंग टू दी कॉमन कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द गट।
तो गट की जो टाइप्स ऑफ कॉमन कंजेनिटल एनोमलीज हैं, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक होता है कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शंस, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, डाइवर्टिकुला हो सकता है, एरर्स ऑफ रोटेशन हो सकता है, एंड एरर ऑफ फिक्सेशन। इतने टाइप्स के एनोमलीज होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दी कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉल्टी रिकनलाइजेशन हो गया ना, रिकनलाइज होता है सॉलिड ट्यूब्स, तो फॉल्टी रिकनलाइजेशन है तो देयर कैन बी डुप्लीकेशन और एट्रेशिया और स्टेनोसिस। एट्रेशिया कैन बी कंप्लीट सेपरेशन और दी GIT is replaced by a fibrous tissue or just blocked by a septum। फिर नॉन डेवलपमेंट ऑफ नर्व प्लेक्सस इन दी वॉल है, लाइक इन हिस्टस्प्रंग डिजीज, इसको कंजेनिटल में अक्रोन भी बोलते हैं। फिर एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ द मस्कुलर वॉल्व हो गया, लाइक CHPS, कंजेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा। फिर एक्सटर्नल प्रेशर ऑन ड्यूडेनम हो सकता है, तो ड्यूडेनम में प्रेशर जो होता है एक्सटर्नल प्रेशर, इट कैन बी थ्रू पेरिटोनियल बैंड, लाइक इन द फॉर्म ऑफ सिस्टोकोलिक बैंड, गॉलब्लैडर से कोलन तक बैंड रहेगा, बीच में ड्यूडेनम उसमें ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। थ्रू टिश्यू ऑर्गन लाइक अनुलर पैंक्रियाज, एंड थ्रू ब्लड वेसल लाइक SMA सिंड्रोम। सिस्टोकोलिक बैंड में फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम कंप्रेस होता है, अनुलर पैंक्रियाज में सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, एंड SMA में थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। इम्परफोरेट एनस, तो उसमें एनल कैनाल स्टेनोसिस, परसिस्टेंट एनल मेम्ब्रेन और गैप बिटवीन अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम, इल डेवलप्ड प्रोक्टोडियम, दीज कैन बी देयर। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ एनोमलीज आर एबनॉर्मल कम्युनिकेशन। तो एक तो हम लोग देख ही लिए ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला, एंड इसके अलावा इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ क्लोएका। क्लोएका की इनकम्प्लीट सेपरेशन से देयर कैन बी रेक्टोवेसाइकल फिस्टुला विच कैन बी प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल्स, रेक्टोयूरेथ्रल फिस्टुला, रेक्टोयूरेथ्रल मेनली मेल में मिलेगा, एंड रेक्टोवैजिनल फिस्टुला, वजाइना है तो फीमेल में मिलेगा। फिर डाइवर्टिकुला, नेक्स्ट टाइप इज डाइवर्टिकुला। तो डाइवर्टिकुला एनी पार्ट ऑफ दी गट में हो सकता है, आउट पाउच निकल सकती है, बट मोस्ट कॉमन इज ड्यूडेनम, वहाँ से होता है। इसके अलावा डाइवर्टिकुला हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिलो इंटेस्टाइनल डक्ट एनोमलीज, तो लाइक परसिस्टेंट वर्टिलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अगर ये वर्टिलो इंटेस्टाइनल डक्ट परसिस्ट कर गई तो क्या होगा, देयर कैन बी मिकल्स डाइवर्टिकुलम और डाइवर्टिकुलम इलियाई, इलियम टर्मिनल इलियम के पास होगा। फीकल फिस्टुला एटम्बलिकस हो सकता है अगर कंप्लीट डक्ट पेटेंट है तो, एंड एंटेरोसिस्टोमा हो सकता है, वर्टिलाइन सिस्ट है, ये इंसिस्टेड स्वेलिंग हो सकती है आइदर इंटरएब्डोमिनल और पेरीएब्डोमिनल वॉल। अम्बिलिकल साइनस हो सकता है, वहाँ से अम्बिलिकल डिस्चार्ज वगैरह रहेगा हमेशा। एंड फाइब्रस कॉर्ड हो सकता है, एक फाइब्रस कॉर्ड है जिसके अराउंड इंटेस्टाइन कैन इंटेंगल एंड कैन लीड टू दी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर एरर्स ऑफ रोटेशन, एरर्स ऑफ रोटेशन में देयर कैन बी नॉन रोटेशन और रिवर्स रोटेशन, एंड नॉन अगर रोटेशन के साथ साथ रिटर्न होता है अम्बिलिकल हर्निया जो है, फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया, वो नहीं हुआ तो देयर कैन बी एक्सोम्फाइल लॉस और अम्फाइलोसील कैन बी देयर। फिर एरर्स ऑफ फिक्सेशन, तो अगर फिक्सेशन ठीक से नहीं होगा तो देयर कैन बी वॉल्वुलस ड्यू टू एक्स्ट्रा मेसेंट्री, सिग्मोइड वॉल्वुलस, सीकल वॉल्वुलस, ये सब हो सकता है। फिक्सेशन ऑफ द एबनॉर्मल एडेशन ऑफ द पेरिटोनियम, एंड एरर्स ऑफ डिसेंड ऑफ सीकम ना, डिसेंड ऑफ सीकम सबसे लास्ट में होता है। अगर ये नहीं हुआ तो जो सीकम कैन बी सब हिपैटिक, लंबर, और अगर ज़्यादा डिसेंड हो गया तो पेल्विक में भी हो सकता है सीकम। लास्ट में बट नॉट द लीस्ट साइटस इन्वर्टस, इन्वर्टस जो पूरा होता है, इनमें सारे ऑर्गन्स अपोजिट साइड होते हैं, तो उसमें जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स भी हैं दे कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट एट अपोजिट साइड। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ गट। नाउ विल कम टू द डेवलपमेंट ऑफ किडनीज। किडनी का डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे अब। तो जो किडनी का डेवलपमेंट है इट इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक। तो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक है नेफ्रोजेनिक कॉर्ड और एक है जो है मेसोनेफ्रिक डक्ट ना। किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक जो है उसका एक्सक्रीटिंग पार्ट होता है ना, और एक कलेक्टिंग पार्ट होता है ना। जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स और एक्सक्रीटिंग पार्ट, और जो कैलिसेस वगैरह हैं दे आर दी कलेक्टिंग पार्ट। जो एक्सक्रीटिंग पार्ट होता है, नेफ्रॉन होता है, वो नेफ्रोजेनिक
कॉर्ड से डिराइव होता है। तो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है जो इसका लोवेस्ट पार्ट होता है, जिसको मेटानेफ्रोस बोलते हैं। यहाँ की जो सेल्स होती हैं दे विल फॉर्म दी मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा, और इस मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नेफ्रॉन्स ना, विच आर दी एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, मीजोनेफ्रिक डक्ट का भी जो लोअर पार्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे यूरेट्रिक बड। तो ये यूरेट्रिक बड होती है, इट ग्रोज क्रेनियली ग्रो करेगी टुवर्ड्स दी मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा की तरफ ये ग्रो करेगी, और ग्रो करके फिर द एम्पुला ऑफ दिस बड विल डिवाइड्स रिपीटेडली and it will form the pelvis. Then further subdivision will form the major calyces, minor calyces and collecting tubules which will be as high as 1 to 3 millions. ये दोनों पार्ट पूरा जब मिल जाएगा नेफ्रॉन और कलेक्टिंग पार्ट, द फॉर्मेशन ऑफ किडनी होगा। द किडनी विल बी जनरली डेवलप्ड इन द सैक्रल रीजन, और वहाँ से बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ एब्डोमिनल वॉल ascent of the kidney will be occur, and the kidney will occupy the lumbar position, and last में there will be rotation of the kidney. rotation of kidney से the hilum जो होता है वो इनिशियली एंटीरियरली फेस कर रहा होता है, वो मीडियली टर्न हो जाता है, एंटीरियर से फिर मीडियली टर्न हो जाएगा हाइलम। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द किडनी। देन कमिंग टू द कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ द किडनी। तो कंजेनिटल एनोमलीज में डेवलपमेंटल एनोमलीज हो सकती हैं, एनोमली ऑफ पोजीशन हो सकता है, एनोमली ऑफ रोटेशन हो सकता है, और बाकी कुछ एनोमलीज हैं तो देखते हैं करके। सबसे पहले डेवलपमेंटल एनोमलीज, तो उसमें रीनल एजेंसी से बना ही नहीं, हाइपोप्लेशिया है, हाइपरप्लेशिया हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ किडनी हो गया, इसमें एक्स्ट्रा किडनी विल बी देयर, दैट एक्स्ट्रा किडनी कैन बी सेपरेटेड और फ्यूज्ड विद दी ओरिजिनल किडनी। फिर एनोमलीज ऑफ पोजीशन में देयर कैन बी अनअसेंडेड किडनी हो गया, जिसमें सैक्रल पोजीशन में रहेगा, जहाँ पर डेवलप हुई किडनी वहीं पर रहेगा। इनकम्प्लीट असेंड हो गया तो लंबर किडनी बना देगा। ओवर असेंडेड है तो थोरैक्स में जा सकता है, थोरैसिक किडनी हो जाएगी। एंड बोथ किडनी में लाई वन साइड, राइट लेफ्ट जगह एक ही साइड है। फिर एबनॉर्मल ऑफ रोटेशन, तो अगर नॉन रोटेशन है तो हाइलम विल फेस डायरेक्टेड एंटीरियरली। नॉन रोटेशन में, इनकम्प्लीट रोटेशन में है तो एंटेरोमीडियली रहेगा। रिवर्स रोटेशन हो गया तो उल्टा चला जाएगा, लैटरली हरम चला जाएगा। फिर कंजेनाइटल पॉलीसिस्टिक किडनी भी हो सकती है। देयर कैन बी एबरेंट रीनल आर्टरीज एंड एनोमलीज ऑफ शेप ऑफ किडनी हो सकता है, लाइक पैनकेक किडनी, लोबुलेटेड किडनी एंड हॉर्सशू किडनी। जो हॉर्सशू किडनी होता है उसमें बायलैटरल फ्यूज्ड किडनी होती है, यूजुअली लोअर पोल फ्यूज होता है, कभी कभी अपर लोब भी हो सकता है। और जब जो है लोअर पोल दोनों का फ्यूज़ हो जाएगा तो इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो एंटीरियर ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा होती है, प्रिवेंट्स द कंप्लीट असेंट, एंड इनकम्प्लीट असेंडेड किडनी एट द लेवल ऑफ IMA प्रेजेंट रहेगा इन दी हॉर्सशू किडनी। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का किडनी का देख लिया हम, तो यूरिनरी ब्लैडर का डेवलपमेंट देखते हैं। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट अलग अलग एम्ब्रियोलॉजिकल कंपोनेंट से डिराइव होता है। तो पहला तो ट्रांजिशनल लाइनिंग एपिथेलियम है, एपेक्स ऑफ ब्लैडर है वेयर देयर इज यूरेकस, इंटरनल ट्राइगोन है, मसल एंड सीरस वॉल्स है। ये अलग अलग पार्ट है, अलग अलग जगह से डिराइव होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी ट्रांजिशनल लाइनिंग एपिथेलियम, तो एम्ब्रियोलॉजिकल कंपोनेंट जो है इसका, तो एंडोडर्मल एक्सेप्ट ट्राइगोन ये रहेगा ट्रांजिशनल लाइनिंग एपिथेलियम। इट इज़ एंडोडर्मल इन ओरिजिन एक्सेप्ट ट्राइगोन वाला पोर्शन, एंड अपर डायलेटेड पार्ट ऑफ द वेसाइको यूरेथ्रल कैनाल इससे डेवलप होता है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर देखेंगे तो देयर इज़ अ वेसाइको यूरेथ्रल कैनाल है, ये इधर कंजेनिटल साइनस, ये यूरोजेनिटल साइनस है जो लोग डेवलप पहले हैंड कट का पार्ट जो बता रहे थे। एंड इस वेसाइको यूरेथ्रल कैनाल के अपर डायलेटेड पोर्शन से ट्रांजिशनल लाइनिंग एपिथेलियम एंडोडर्मल ये ओरिजिनेट होती है। जो एपेक्स ऑफ द ब्लैडर है यूरेकस है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एलेंटोइक डायवर्टिकुलम जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन से बनता है। डिस्टल पार्ट ऑफ द डायवर्टिकुलम जो होता है जिसको यूरेकस बोलते हैं, इज ऑब्लिटेटेड एंड फाइब्रोस्ड मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट एंड आफ्टर बर्थ एंड एक्सटेंड फ्रॉम द एपेक्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू अम्बिलिकस, ये करता है।
तो अपेक्स ऑफ ब्लॉडर उससे हो गया, एलेंटॉइड डाइवर्टिकुलम से बन गया। फिर जो इंटरनल ट्राइगोन है ये मेसोडर्मल ओरिजिन रहता है, और जो इधर मेसोनेफ्रिक डक्ट है ना, मेसोनेफ्रिक डक्ट के जहाँ से फिर यूरेट्रिक बड निकल रही थी और कलेक्टिंग पार्ट ऑफ दी फिर आगे किडनी बन रहा था, तो इसके जो प्रॉक्सिमल एब्जॉर्ब पोर्शन होता है उस एब्जॉर्ब पोर्शन से ट्राइगोन बनता है, एंड इट इज़ इन मेसोडर्मल पोजीशन, दैट्स वाई। और जो मसल एंड सीरस वॉल है ये स्प्लैंचनोप्लूरिक ना वॉल वगैरह है, जैसे हार्ट की स्प्लैंचनोप्लूरिक मेसोडर्म से बनी थी, उसी तरह ये किडनी की भी जो इधर वाली वॉल्व रहती है सारी, ये सब स्प्लैंचनोप्लूरिक मेसोडर्म से बनेगी। तो ये हो गया, तो यूरिनरी ब्लैडर, ट्राइगोन रीजन हो गया, दोनों यूरेट्रिक ओपनिंग हो गई, इधर यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई। व्हाट आर द एनोमलीज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? तो यूरिनरी ब्लैडर कैन बी एब्सेंट और इट कैन बी डुप्लीकेटेड। अब्सेंस हो सकता है स्फिंक्टर वेसाइकी का, सेप्टेट यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन हो गया यूरिनरी ब्लैडर का, एंड कंजेनिटल वेसाइको यूरेथ्रल फिस्टुला है, वेसाइको रेक्टल फिस्टुला कंजेनिटली जो यूरोजेनिटल साइनस की वजह से। फिर एक्टोपिया वेसाइकी हो गया, द यूरिनरी ब्लैडर विल बी एक्सपोज्ड इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। कंजेनिटल डाइवर्टिकुला है, पेटेंट यूरेकस है जिसकी वजह से देयर कैन बी वेसाइको अम्बिलिकल फिस्टुला होगा और यूरिनरी फिस्टुला बन जाएगा अम्बिलिकस से। जो अगर डेवलपमेंट ऑफ ये देखेंगे प्रिमिटिव यूरोजेनिटल साइनस देखेंगे, तो जो क्लोएका होता है, क्लोएका एक कॉमन पार्ट रहेगा क्रेनियल कॉर्डल साइड, जिसमें रेक्टम होता है और प्रिमिटिव यूरोजेनिटल साइनस होता है। जो प्रिमिटिव यूरोजेनिटल साइनस है ये इसके दो पार्ट होते हैं, एक वेसाइको यूरेथ्रल पार्ट और डेफिनेटिव यूरोजेनिटल साइनस। तो वेसाइको यूरेथ्रल पार्ट का हम लोग देखें, उससे यूरिनरी ब्लैडर बन गया और प्रिमिटिव यूरेथ्रा बनती है। तो यूरिनरी ब्लैडर में फिर मेसोनेफ्रिक डक्ट भी एब्जॉर्ब हो जाएगी और स्प्लैंचनोप्लूरिक मेसोडर्म एब्जॉर्ब हो जाएगी और कंप्लीट यूरिनरी ब्लैडर के ट्राइगोन और जो है वॉल वाले सारे चीज़ बना देगा। जो प्रिमिटिव यूरेथ्रा वाला पार्ट है वेसाइको यूरेथ्रल पार्ट का, ये कंबाइंड होता है पेल्विक पार्ट ऑफ डेफिनेटिव यूरोजेनिटल साइनस से। तो ये दोनों मिलके जो फीमेल यूरेथ्रा होती है और मेल में जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होती है ये बनाते हैं। पेल्विक पार्ट का जो रिमेनिंग पोर्शन है ये मेल में मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बनाएगा। फिर इसका फैलिक पार्ट होता है, फैलिक पार्ट जो है फैलिक यूरेथ्रा या स्पॉन्जी यूरेथ्रा बनाता है। और लास्ट में जो एक्टोडर्म होता है ना, ये सब तो मेसोडर्मल हो गया। तो जो एक्टोडर्म सॉरी एंडोडर्मल हो गया। फिर जो ये है एक्टोडर्म होती है, ये यूरेथ्रा विद इन द ग्लांस पेनिस जो होता है ये इन्वेजिनेशन से बनता है एक्टोडर्म के, तो ये बनता है। तो कंप्लीट जो है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा का जो डेवलपमेंट है ये हम समझ सकते हैं इसके थ्रू। फिर आते हैं हम लोग यूटरस पे, डेवलपमेंट ऑफ यूटरस। यूटरस का डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका डेवलपमेंट और कंजेनिटल मालफॉर्मेशन देखते हैं। तो इंट्रा यूट्राइन एज में यूटरस का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है फ्रॉम 7 to 8 वीक्स। 7 to 8 वीक्स में देयर विल बी फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट ना, मुलेरियन डक्ट का फ्यूजन का बिगिनिंग स्टार्ट होती है। तो जो है इंटरमीडिएट पार्ट एंड एडजॉइनिंग वर्टिकल पार्ट जो है फ्यूज़ करता है। ये तब करता है जब बेबी का जो क्राउन रम्प लेंथ है ये 22 mm तक पहुंच जाती है, तब ये शुरू होता है। 10th वीक तक आते आते सर्विक्स विल बी डेवलप्ड एंड फ्रॉम दिस फ्यूज्ड लोअर वर्टिकल पार्ट मुलेरियन जो डक्ट है इसका लोअर पार्ट इधर से फ्यूज़ होना स्टार्ट किया गया और इंटरमीडिएट पार्ट है वर्टिकल पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट और ये इधर फर्स्ट पार्ट है। तो 10th वीक तक सर्विक्स डेवलप हो जाता है फ्रॉम द फ्यूज्ड लोअर वर्टिकल पार्ट ऑफ द टू पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट जिसको हम लोग मुलेरियन डक्ट बोल रहे हैं, एंड इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कॉर्पस। एंड 12th वीक तक फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट विल बी कंप्लीट एंड ड्यूरिंग 5th मंथ जो कंप्लीट फ्यूजन के बाद में एक यूटरस में सेप्टा रह जाता है, दैट इंटरमिनिंग सेप्टा विल ऑल्सो डिसअपीयर। एंड इसमें ध्यान ये रखना है कि द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ जो यूटरस एंड सर्विक्स है अलॉन्ग विद द ग्लैंड्स दे आर ऑफ सिलोमिक एपिथेलियम ना, वहाँ से सिलोमिक एपिथेलियम से डेराइव करती है। और जो मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम है ये मीजोडर्मल
मेसोडर्म ऑफ दी पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट से राइज करता है। तो ये हम लोग कोरोनल व्यू अगर देखेंगे यूट्रस डेवलपमेंट का, तो इधर मुलेरियन इमिनेंस है, थर्ड वर्टिकल पार्ट जो फ्यूज्ड पार्ट है जो सर्विक्स बना रहा है ऑफ मुलेरियन डक्ट। फिर ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट का, बगल में मेसोनेफ्रिक डक्ट है जिससे आगे का डेवलप बाकी सारे स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। कॉमन कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस अगर हम लोग देखें तो आर्कुएट यूट्रस होता है, तो उसमें क्या है, फंडस इज कॉनकेव, जो जहाँ पर ये सेप्टम होता था वहाँ से थोड़ा कॉनकेविटी रह जाती है, और बाकी सारा चीज़ नॉर्मल है, इसको आर्कुएट यूट्रस बोलेंगे। फिर सब सेप्टेट यूट्रस होता है, जो है पार्शली सेप्टेशन है, केवल फंडस वाले एरिया में सेप्टेशन रहता है। सेप्टेट यूट्रस होता है तो उसमें द फंडस एंड बॉडी नहीं दोनों सेप्टेशन प्रेजेंट रहेगा। फेलियर ऑफ द रिजॉर्प्शन ऑफ द पार्टीशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रोवेजाइनल जो कैनाल है उसका पार्टीशन नहीं हो पाया, उसकी वजह से होता है। एंड यूट्रस बाई कॉर्निस बाई कॉल्यूकस, तो इसमें क्या है, डबल यूट्रस एंड डबल सर्विक्स रहेगा एंड सिंगल वजाना रहती है। और यूट्रस डाइडेल्फियस, इसमें क्या है, वजाना में भी सेप्टा रहेगा, तो डबल यूट्रस डबल सर्विक्स डबल वजाना रहेगी। एंड कंप्लीट फेलियर ऑफ दी फ्यूजन ऑफ दी पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट की वजह से ये होता है यूट्रस डाइडेल्फियस। इसके अलावा यूनिकॉर्नुएट यूट्रस भी हो सकता है, अगर एक साइड का पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट सप्रेस हो गई, केवल एक साइड का यूट्रस रहेगा, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज, ओवरीज का डेवलपमेंट देखते हैं। तो सिलोमिक एपिथेलियम on the medial side of the mesonephros become thickened in the form of genital ridge। तो ये इधर गट रहती है यहाँ के बगल में, इधर देर इज़ अ मीडियल सिनोमिक बॉडी एंड देर इज़ अ मेसोनेफ्रिक डक्ट। मेसोनेफ्रिक डक्ट का जो मीडियल पोर्शन है, इधर डक्ट है, इधर का जो मीडियल पोर्शन है ये थिक हो जाएगा, जेनिटल रिज बना देता है। And the cord of cells, that is sex cord or medullary cords, proliferate from the germinal epithelium and grow into the underlying mesoderm। इसमें grow करने लगेगी sex cord cells। The primordial germ cells that are formed in the relation of the yolk sac। अभी इधर yolk sac है गट के पास, यहाँ पे primordial germ cell जो है, जो oocytes हैं ये बन रही हैं। They migrate into the developing ovary and give rise to the oocytes। तो सेक्स कॉर्ड्स हैं, दे बिकम ब्रोकन इनटू स्मॉल मासेस एंड द सेल्स ऑफ ईच मास सराउंड दी प्राइमोर्डियल जर्म सेल को सराउंड कर लेगा ये मासेस। एंड द सेल्स ऑफ जिसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल बोल देंगे, अब जब सराउंड कर लेगा प्रीमोर्डियल जर्म सेल को सेक्स कॉर्ड की सेल्स। और साथ में जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है वो भी बाद में डिजेनरेट होने लगेगी। एंड डिसेंट ऑफ ओवरी होगा फ्रॉम दिस लंबर रीजन टू दी ट्रू पेल्विस, यहाँ तक आएगी, डिसेंट हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या कम दिक्कत हो सकती है जिससे कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाए। तो सबसे पहले एनॉमलीज ऑफ डेवलपमेंट में देयर इज़ अ यूनिलैटरल एब्सेंस ऑफ ओवरी है, बनी ही नहीं। इसके अलावा बायलैटरल एब्सेंस भी हो सकता है एंड डुप्लीकेशन ऑफ द ओवरी हो सकती है। एंड एनॉमलीज ऑफ एक्सेसिव डिसेंट हो सकता है। एक्सेसिव डिसेंट में द डिसेंट इनटू द इंग्वानल कैनाल, लेबिया मेजोरा, वहाँ पे हो गया पतेला डिसेंट। एंड एनॉमलीज ऑफ डिफरेंशिएशन हो सकता है। डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एड्रेनल टिश्यू कैन बी प्रेजेंट इन दी ओवरी, थायराइड प्रेजेंट टिश्यू कैन बी ओवरी, अभी हम लोग देखे थायराइड जब पढ़ रहे थे। तो फिर टेरेटोमा हो सकता है विच इज़ अ पेक्यूलियर ओवेरियन ट्यूमर है इन विच ओवरी कंटेंट सेल्स ऑफ कैपेबल डिफरेंशिएटिंग इनटू वेरियस टिश्यूज लाइक बोन, कार्टिलेज एंड हेयर वगैरह मिलेगा ओवरी में, तो टेरेटोमा ऑफ ओवरी हो सकता है। दीज आर दी एनॉमलीज ऑफ डिफरेंशिएशन। ओवरी देख लिए हैं, तो अब नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस भी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो द ईस्ट टेस्टिस इज फॉर्म बाय द सिलोमिक एपिथेलियम दैट कवर्स द मिडल साइड ऑफ मेसोनेफ्रॉस। अगेन मेसोनेफ्रिक डक्ट है, उसका मिडल साइड जो है उसकी सिलोमिक एपिथेलियम में जो वहाँ से राइज हुआ टेस्टिस। इन दिस रीजन टेस्टिस इज डेवलप, द जर्मिनल एपिथेलियम बिकम थिकेंड और अगेन जेनिटल रिज बनेगा यहाँ पे।
and the cells of the germinal epithelium proliferates and they form the number of solid sex cord cells. यहाँ अगेन सेक्स कॉर्ड सेल्स बनेगी ओवरी की तरह, एंड जो ये सेल्स हैं दे ग्रो इनटू दी मीजेनकाइम में ग्रो करेंगी एंड रीच डीप इनटू दी गोनेड्स एंड दे आर कॉल्ड एज मिडलरी कॉर्ड्स नाउ. हाँ, तो मिडलरी कॉर्ड्स बन जाएंगी एंड मिडलरी ये कॉर्ड जब कैनलाइजेशन हो जाता है तो इसी को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं. अब जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं अगेन फ्रॉम दिस region from yolk sac migrate into this region of developing testes and get incorporated in the seminiferous tubules में incorporate हो जाएगा. और इसके बीच में जो बीच में interstitial cells होंगी that are derived from the sex cords that are not canalized, वो interstitial cells बना देंगे. and tunica albuginea they are formed by the mesenchymal cells surrounding the developing testes. तो ट्यूनिका albuginea बन गया एंड कंप्लीट टेस्टिस इज नाउ डेवलप्ड. अब इसमें कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ SRY, एक सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ Y जीन बोलते हैं, SRY जीन इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन टेस्टिकुलर डेवलपमेंट. तो ये जो जीन है ये चाहिए होता है टू इनिशिएट दी नेसेसरी स्टेप टू फॉर्म टेस्टिस फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स. से टेस्टिस बनाने के लिए जीन चाहिए. अब टेस्टिस बनने के बाद देयर इज़ अ डिसेंट ऑफ टेस्टिस ऑल्सो. तो टेस्टिस डेवलप इन रिलेशन टू द लंबर रीजन ऑफ द एब्डोमिनल रीजन ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. तो लंबर रीजन ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में बना एट द टाइम ऑफ 3rd मंथ. ये राइट इलियक फोसा तक आ जाएगा. 3rd मंथ में राइट इलियक फोसा में आ गया, लंबर से राइट इलियक फोसा में आ गया. उसके बाद 6th मंथ में इट विल बी एट डीप इंगुइनल रिंग. 7th मंथ में एट इंगुइनल कैनाल इट विल ट्रेवर्स द इंगुइनल कैनाल. 8th मंथ में इट विल प्रेजेंट एट द सुपीरियर इंगुइनल रिंग. 9th मंथ पे रूट ऑफ द स्क्रोटम पर आएगा एंड जस्ट बिफोर बर्थ इट विल कम टुवर्ड द बेस ऑफ द स्क्रोटम. एंड द डिसेंट इज कॉज्ड और असिस्टेड बाय द मेनी फैक्टर्स लाइक, एक तो पहला डिफरेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ द बॉडी वॉल हो गया, फिर फॉर्मेशन ऑफ द इंगुइनल पाउच, गुबर्नाकुलम, प्रोसेसेस वजाइनालिस एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पार्स एंटीरियर ऑफ द हाइपोफाइसिस सेरेब्राई. इन सब की वजह से डिसेंट होता है, असिस्ट होता है. जो गुबर्नाकुलम है, गुबर्नाकुलम जो है कि एक टेल थ्योरी होती है. गुबर्नाकुलम हैव डिफरेंट टेल्स लाइक स्क्रोटल टेल, फीमोरल टेल, पेरिनियल टेल, इंगुइनल टेल, प्यूबिक टेल, पेल्विक टेल. तो स्क्रोटल टेल इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रहती है, इसकी वजह से ही यहाँ पर रहेगा स्क्रोटम, बेस ऑफ स्क्रोटम में टेस्टिस आएगा. अगर कोई दूसरी टेल डोमिनेट कर गई तो देयर कैन बी एक्टोपिक टेस्टिस. लाइक अगर फीमोरल टेल है तो फीमोरल टेस्टिस हो सकता है, फीमोरल विल बी एट एंटीरियर थाई में प्रेजेंट रहेगा. पेरिनियल टेल हो सकती है, टेस्टिस विल बी एट पेरिनियल पोजीशन. इंगुइनल टेल में टेस्टिस विल बी सुपीरियर एट द सुपरफिशियल इंगुइनल पाउच. प्यूबिक टेल में इट कैन बी एट प्यूबिक रीजन, टेस्टिस विल बी एट प्यूबिक. पेनाइल टेल में इट कैन बी एट रूट ऑफ द पेनिस. तो ये सब टॉपिक टेस्टिस कर सकते हैं. तो ये हम लोग भी देखते हैं. तो एनोमलीज ऑफ टेस्टिस, तो सबसे पहले एनोमलीज ऑफ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, लाइक एब्सेंट टेस्टिस है, यूनिलैटरल और बायलैटरल. डुप्लीकेट टेस्टिस हो गया और फ्यूज टेस्टिस है. एनोमलीज ऑफ डिसेंट हो गया लाइक रेट्रैक्टाइल टेस्टिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस एंड क्रिप्टोआर्कॉटिज्म. एंड एक्टोपिक टेस्टिस है, इसमें ना इट कैन बी अंडर द स्किन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, अंडर द स्किन ऑफ द फ्रंट ऑफ थाई एंड इन द फीमोरल कैनाल एंड अंडर द स्किन ऑफ द पेनिस एंड पेरिनियम बिहाइंड द स्क्रोटम. इसके अलावा जो है हर्माफ्रोडिटिज्म हो सकता है, इसमें एम्बिगुअस इंटरनल गोनेड्स रहेंगे. टेस्टिस है कि ओवरी है, समझ में नहीं आएगा. एनोमलीज ऑफ द प्रोसेसेस वजाइनालिस हो सकता है लाइक कंजेनिटल इंगुइनल हर्निया और कंजेनिटल हाइड्रोसील लाइक इन्फेंटाइल हाइड्रोसील और हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड. फिर देयर कैन बी एनोमलीज ऑफ डक्ट सिस्टम ऑफ द टेस्टिस. तो उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, दे मे फेल टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन विद द वासा एफरेंशिया, वहाँ से कनेक्शन ही नहीं हुआ. और एब्सेंट डक्टस डिफरेंस है, जो वास डिफरेंस है, डक्टस डिफरेंस, इट कैन बी होली और पार्टली एब्सेंट आइदर यूनिलैटरली और बायलैटरली. डक्टर डिफरेंस मे हैव नो कनेक्शन विद द एपिडिडाइमिस, तो एक ये दिक्कत भी हो सकती है.
तो ये सारे डक्ट सिस्टम के एनोमलीज हो गए। एंड कुछ इनलार्ज सिस्ट ऑफ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लाइक टेस्टिकुलर अपेंडिक्स हो गया, जिसको हाइड्रेट ऑफ मॉर्गेनी भी बोलते हैं, अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडाइमिस, टेस्टिकुलर एबरेंट डक्ट्यूल्स एंड सीनियर एबरेंट डक्ट्यूल्स, सुपीरियर एबरेंट डक्ट्यूल्स, इन्फीरियर एबरेंट डक्ट्यूल्स एंड पैराडिडाइमिस। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लाइक देयर इज एपिडिडाइमस, यहाँ पर एपिडिडाइमस का एक अपेंडिक्स है, ये सिस्टिक सेलिंग हो सकती है इसकी। टेस्टिक्स का जो अपेंडिक्स है ना, हाइड्रेटेड ऑफ मॉर्गेनी, इसका सिस्ट हो सकता है। देयर आर पैराडिडाइमस एंड ये वासा फ्रेंशिया है, सोनिफेस का हो सकता है, इससे कनेक्शन ना हो। इसका कनेक्शन है तो जो डक्ट डिफरेंस है इसका एपिडाइमिस से कनेक्शन नहीं है। ये डक्ट सिस्टम की नॉर्मली हो सकती है। सुपीरियर एबरेंट डक्ट्यूल्स, इंफीरियर एबरेंट डक्ट्यूल्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो दीज आर दी कंप्लीट ऑल द टाइप्स ऑफ नॉर्मलीज ऑफ द टेस्टिस। तो ये हो गया हम लोगों को कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी का जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके आएंगे आपके MBBS एग्ज़ाम में। आपको जो भी आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए, USMLE के लिए या मेडिकल साइंस का कोई भी पोर्शन कवर कर रहे हैं, उसमें एम्ब्रियोलॉजी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और ऑलवेज़ रिमेंबर कि 100% सिलेबस कभी कवर नहीं करना होता है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने होते हैं। 85 या 90% तक का 85% तक के क्वेश्चंस कम फ्रॉम अराउंड 50 to 60% ऑफ द सिलेबस, तो उसी को टारगेट करना है। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए बेल आइकन प्रेस करिए। आपके जो भी कमेंट है कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने पीयर्स में, अपने स्टडी सर्कल्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।